गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज डॉक्टर अजय सिंह हाड़ा। और आज अपन जो नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं उसका नाम है कम्युनिटी मेडिसिन। कम्युनिटी मेडिसिन जैसे प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन के नाम से भी जाना जाता है, पीएसएम के नाम से। ठीक है, देखिए हम इस क्लास को संडे टू संडे किया करेंगे। और संडे में ये मॉर्निंग में भी हो सकती है, इवनिंग में भी हो सकती है। इसके अलावा आपको इसके रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जो भी क्लासेस होंगे उन सबके आपका रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। आज इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, आज हम पहले एक लिस्ट बनाएंगे कि हम इसको में क्या क्या पढ़ेंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे, एक छोटा सा टॉपिक लेंगे आज, है ना। छोटा सा नहीं है, उससे काफी क्वेश्चन आते हैं। और ये क्लासेस आपकी ओनली ऑन संडे हो रही है। तो ये क्लासेस करीब आपके 1.5 घंटे से लेके आपके 2 घंटे के बीच रहा करेगी, यानी 90 मिनट से लेके 120 मिनट्स के बीच हुआ करेगी। क्लियर? तो इस चीज के लिए आप लोग सभी प्रिपेयर रहे। अब हमें इसमें पढ़ना क्या है, तो पहला हम टॉपिक जो इसमें पढ़ेंगे वो है मेन एंड मेडिसिन। मेन एंड मेडिसिन कि हम कैसे इवॉल्व हुए मेडिसिन के लिए, है ना। ये चीज हम देखेंगे। ठीक है, इसमें होगा मेन एंड मेडिसिन टूवर्ड द हेल्थ टू ऑल, है ना। टूवर्ड्स हेल्थ टू ऑल। इस बार एआईपीजीटी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था, हेल्थ टू ऑल से रिलेटेड। हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। कई लोग कह रहे थे कि इस तरह के नए क्वेश्चन है, बहुत डीप जाके क्वेश्चन पूछा है, बट ऐसा नहीं है, है ना। बहुत इजीली क्वेश्चन था। आप इसको इजीली हैंडल कर सकते हो। और ये उससे पहले भी आता था ना। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज। सेकेंड आपका टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, इसमें हम कॉन्सेप्ट देखेंगे हेल्थ के, डिजीज के। और क्या क्या देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, हेल्थ की डेफिनेशन देखेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होता है उसको बारे में समझेंगे, इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ देखेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ को समझेंगे, लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन देखेंगे, है ना। एंड मोड्स ऑफ इंटरवेंशन, और उसमें हम क्या क्या इंटरवेंशन कर सकते हैं वो देखेंगे। सर्वेलियंस देखेंगे, आइसबर्ग फिनोमिना देखेंगे। और इसके अलावा नया आईसीडी 11 आया है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, आईसीडी 11 है, इसको समझेंगे। नेक्स्ट थर्ड टॉपिक आता है आपका एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी, इसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं, तो टूल्स ऑफ मेजरमेंट्स देखेंगे, मेजरमेंट ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी को समझेंगे। स्टडी डिजाइन कैसा होता है, डिस्क्रिप्टिव स्टडी क्या होता है, केस कंट्रोल स्टडी क्या होता है, कोहॉर्ट स्टडी क्या होता है, ब्यास क्या होते हैं, कंफाउंडिंग फैक्टर इनसे रिलेटेड क्या होते हैं। एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी के बारे में समझेंगे, ब्लाइंडिंग के बारे में समझेंगे, एसोसिएशन, कोजेशन एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के बारे में समझेंगे, एपिडेमियोलॉजी के बारे में। नेक्स्ट आएगा फोर्थ अपना वैक्सीन एंड कोल्ड चेन, है ना। वैक्सीन एंड कोल्ड चेन, इसके अंदर हम वैक्सीनेशन के बारे में समझेंगे, सब तरह की वैक्सीन, टाइप्स ऑफ वैक्सीन, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या है, कोल्ड चेन क्या है। इसके अलावा आपका जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है वो हम देखेंगे इसी के अंदर। ठीक है। और नेक्स्ट उसके बाद फिफ्थ टॉपिक आएगा अपना स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग ये पूरे थ्रू आउट दी पीएसएम का मैं बता रहा हूँ, है ना, हमें कैसे पढ़ना है, एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। स्क्रीनिंग क्या होती है, स्क्रीनिंग के टाइप्स देखेंगे, यूज एंड क्राइटेरिया फॉर द डिजीज एंड स्क्रीनिंग टेस्ट, कौन कौन सी बीमारी है जहां पर हम स्क्रीनिंग टेस्ट कर सकते हैं वो सब देखेंगे। ठीक है। इसके अलावा इसमें कर्व कैसे बनता है, स्क्रीनिंग टेस्ट कैसे आता है, पैरेलल स्क्रीनिंग करनी है या कैसे स्क्रीनिंग करनी है, वो सब हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आएगा अपना 6 नंबर का एपिडेमियोलॉजी ऑफ, एपिडेमियोलॉजी ऑफ
कम्युनिकेबल डिजीजेज, ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीजेज। तो इसमें जैसे कि आपका रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, रुबेला और मम्स एंड मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस, ठीक है, दोनों तरह से हम समझेंगे। और इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस और ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड एनटीईपी प्रोग्राम्स जो नेशनल लेवल पर चलते हैं अपने, वो सारे। फिर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन देखेंगे हम, कौन कौन से इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होते हैं। वेक्टर बोर्न डिजीज समझेंगे, एंटमोलॉजी के बारे में देखेंगे, मलेरिया है, मलेरिया से रिलेटेड जो नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीजेस प्रोग्राम है वो सारे समझेंगे। और इसके अलावा डेंगू, फिलेरियसिस, ठीक है, रेबीज, जूनोटिक डिजीजेस लाइक रेबीज, येलो फीवर, KFD जिसे हम मंकी फीवर या कास्नर फॉरेस्ट डिजीज के नाम से जानते हैं, वो देखेंगे। जूनोटिक डिजीज में जापानीज इंसेफेलाइटिस, ठीक है, और प्लेग, कालाजार, ठीक है। सरफेस इन्फेक्शन की बात करें तो टिटनस, है ना, टिटनस, लेप्रोसी के बारे में देखेंगे। और फिर HIV से रिलेटेड जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, HIV से रिलेटेड, ये सारे देखेंगे। और इनमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या नई चीज ऐड हुई है, क्या पुराना था, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद आती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, 7 नंबर पे। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इनको देखेंगे। इसमें जैसे आपके कोरोनरी हार्ट डिजीज, CSD, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, कैंसर, ठीक है, इनसे रिलेटेड क्या प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, नेशनल प्रोग्राम, वो देखेंगे। हाँ, फिर हम इसके अलावा डेफिनेशन ऑफ फैमिली साइकिल क्या होता है, फैमिली साइकिल को समझेंगे। लर्निंग एंड सोशियोनोमिक स्टेटस कैसे अफेक्ट करता है, वो देखेंगे। नेक्स्ट, 8 नंबर, हेल्थ प्रोग्राम एंड हेल्थ सिस्टम इन इंडिया, कि हेल्थ प्रोग्राम क्या क्या चल रहे हैं, हेल्थ प्रोग्राम एंड हेल्थ सिस्टम ऑफ इंडिया, जिसमें हम कैसे PSC बना रहे हैं, कैसे हम CSC बनाते हैं, कैसे हम टर्सरी सेंटर देखने को मिलता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज समझेंगे उसको, रूरल हेल्थ के बारे में समझेंगे। तो कैसे एक आशा वर्कर क्या होती है, नर्सिंग स्टाफ क्या होता है, कितना क्या होना चाहिए, डॉक्टर नर्स रेशो कितना होना चाहिए, ये सब हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट, 9 नंबर, डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग, डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग, इसके अंदर हम पढ़ेंगे डेमोग्राफिक साइकिल क्या होता है, डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स एंड फर्टिलिटी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव्स मेथड्स के बारे में बात करेंगे, है ना। सोर्स ऑफ डाटा, इनसे रिलेटेड। एमटीपी एक्ट में अभी जो जो चेंजेस आए हैं, नए जो न्यू चेंजेस आए हैं, है ना, इसकी वजह से अभी वो हम समझेंगे। एमटीपी एक्ट और पुराने क्या था एमटीपी एक्ट, वो समझेंगे। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स, कौन कौन से फैमिली से रिलेटेड वेलफेयर प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, मैटरनल हेल्थ चाइल्ड, मैटरनल एंड हेल्थ ऑफ चाइल्ड। देखिए, इस बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आने को बन सकता है। लास्ट टाइम आपने 2023 में एक चीज पढ़ी होगी, है ना, जो अपनी 2023 की जो वर्ल्ड हेल्थ डे, जो कब होता है, 7 अप्रैल की, जो थीम थी वो क्या थी, हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल। तो इससे रिलेटेड आपने 2024 बार के पेपर में आपने क्या देखा था, क्वेश्चन देखा होगा ना। इस बार के पेपर में क्वेश्चन आया था, जो मैंने फर्स्ट टाइम बात की थी, वो अभी मैं डिस्कस करूंगा। सेम ऐसे ही जो इस बार की थीम है, वो मेंटेनेंस एंड हेल्थ ऑफ द चाइल्ड से रिलेटेड है, जो इस बार 2025 की थीम आई है। आई मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो मे भी आप यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखना इस बार। नेक्स्ट, ठीक है, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ के अंदर आपकी ANC, एंटीनेटल केयर, ठीक है, इंट्रानेटल केयर या पोस्ट नेटल केयर,
LBW, लो बर्थ वेट ऑफ बेबी, ठीक है, ब्रीस्ट फीडिंग, ग्रोथ चार्ट्स, है ना, ये सारे आएंगे। MCH इंडिकेटर, स्कूल हेल्थ कैसी होनी चाहिए, स्कूल हेल्थ या ICDS जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम या सर्विसेज चलती हैं उनसे रिलेटेड हम बात करेंगे। नेक्स्ट 11 नंबर पे ये एक रोड मैप है, इसी रोड मैप के अकॉर्डिंग अपन बढ़ेंगे आगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ टॉपिक हम पहले ले लें, कुछ टॉपिक बाद में लें। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से शायद रिलेटेड हो, इसलिए ऐसा अपन कर सकते हैं। क्लियर? हाँ, तो 11 नंबर पे लिखिए आप लोग, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। 11 नंबर पर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, ठीक है। हम इनसे रिलेटेड हेल्थ प्रोग्राम भी पढ़ेंगे, जैसे आपने 6x6x स्ट्रेटेजी का नाम सुना होगा। अभी जो ये नेशनल एनीमिया प्रोग्राम चल रहा है उसमें इससे रिलेटेड MCQ भी आया था, ठीक है। तो ये सारे हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे, और नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स, रियल्स, पल्स, RDA, है ना, और फूड टॉक्सिकेशन क्या होता है, मिड डे मील्स प्रोग्राम क्या है, वो सब हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट होता है 12 नंबर पर, 12 नंबर पर आप लिखिए एनवायरमेंट। इनसे भी काफी क्वेश्चन आते हैं, और ये सीधे सीधे इनमें से कई सीधे रटने होते हैं, फैक्चुअल होते हैं ना। इससे काफी क्वेश्चन आते हैं और वो फैक्चुअल आंसर होते हैं, इनमें समझने का कुछ होता है। वैसे तो PSM में बहुत सारी चीजें फैक्चुअली चलती है, ठीक है। एनवायरमेंट, इन्वायरमेंट में याद रखना वाटर प्यूरिफिकेशन एट ए लार्ज स्केल एंड एट ए स्मॉल स्केल, है ना। कैसे हम लार्ज स्केल पर प्यूरिफिकेशन करते हैं, स्मॉल स्केल पर कैसे प्यूरिफिकेशन करते हैं, हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होती है वो समझेंगे, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, और थर्मल कंफर्ट एंड हाउसिंग क्या होता है इसके बारे में समझेंगे, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, है ना, और सीवेज एंड इट्स डिस्पोजल, ये हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट आएगा अपना 13 नंबर पर। नेक्स्ट बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, तो इनसे रिलेटेड हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसके बाद 14 नंबर पर ऑक्यूपेशन डिजीजेज, ऑक्यूपेशन डिजीजेज। तो एक चीज याद रखना, जो मैं ऑक्यूपेशनल डिजीजेज पढ़ाऊंगा वो PM का प्लस आपका कम्युनिटी का, ठीक है, एक दोनों एक जगह ही पढ़ाऊंगा। तो दोनों जगह पे जो दोनों से रिलेटेड पॉइंट्स है वो हम कवर करेंगे। सेम ऐसे ही कम्युनिकेबल डिजीज में भी हम क्या करेंगे, दोनों को PM से रिलेटेड प्लस कम्युनिटी मेडिसिन से रिलेटेड दोनों फैक्टर्स को लेकर हम चलेंगे, और एक दोनों की समरी वाइज पढ़ेंगे, है ना, मतलब दोनों लेवल पे पढ़ेंगे। तो उसके लेक्चर आपको इधर भी मिल जाएंगे, जो लोग कम्युनिटी मेडिसिन पढ़ना चाहते हैं उन लोगों को, और जो लोग PM पढ़ना चाहते हैं उनको तो खैर मिलेंगे ही, है ना। और इसके अलावा ऑक्यूपेशन हेल्थ में हम क्या पढ़ेंगे, निमोकोनियासिस हो गया, फैक्ट्रीज एक्ट क्या होता है, ESI एक्ट क्या होते हैं, ठीक है, ये सब देखेंगे। नेक्स्ट हेल्थ कम्युनिकेशन एंड हेल्थ मैनेजमेंट, हेल्थ नेक्स्ट टॉपिक है आपका, कौन सा नंबर है? 15 नंबर, हेल्थ कम्युनिकेशन एंड हेल्थ मैनेजमेंट। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, अप्रोच एंड मॉडल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन के मॉडल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, मेथड ऑफ हेल्थ कम्युनिकेशन, है ना, कौन कौन से मेथड हैं हेल्थ कम्युनिकेशन के वो हम देखेंगे। नेक्स्ट बायोस्टैटिक्स, बायोस्टैटिक्स, ठीक है, इसके अंदर कुछ टाइप्स ऑफ डाटा होते हैं, सैंपल साइज कैलकुलेट कैसे करते हैं, सैम्पलिंग एंड ग्राफ्स कैसे फॉर्म करते हैं, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ
सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, डिस्पर्जन क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है, स्क्यूनेस क्या होती है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस देखेंगे, कोरिलेशन, रिग्रेशन, स्टैंडर्ड एरर एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल के बारे में बात करेंगे। फिर जो इंटरनेशनल प्रोग्राम चल रहे हैं आपके, इंटरनेशनल प्रोग्राम्स जो WHO चला रहा है, यूनिसेफ चला रहा है, ठीक है, और अदर जो भी चल रहे हैं, ठीक है, या कोई नया प्रोग्राम आ जाएगा आपके एग्जाम से पहले, तो उन सबको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। PSM को कई लोग सोचते हैं कि रट के काम हो जाएगा, बट PSM में बहुत सारी चीजें समझने की होती है। तो वो आपको जनरल नॉलेज में भी मदद करती है ना। जो जो न्यू न्यू प्रोग्राम चल रहे हैं, ये कई बार आपके जीके का पार्ट आ जाता है। जैसे नए नए एग्जाम आ रहे हैं, जैसे अभी FSO का एग्जाम चल रहा है, इसमें जीके है, या अभी UPPSC आने वाली है, तो उससे रिलेटेड, या MPPSC का भी सुनने में आ रहा है। तो अगर उनसे रिलेटेड भी PSM अगर आप अच्छे से करते हो, तो मे भी एक दो क्वेश्चन आपके इजीली फॉर्म हो जाए। इनके अलावा, PSM के अलावा बता रहा हूं मैं, इसके अलावा हेल्थ प्रोग्राम्स अपडेट्स लास्ट में हम जो 18 नंबर पे रखेंगे, ठीक है, इसमें हम देखेंगे हेल्थ प्रोग्राम से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स आएंगी टिल द डेट जिस दिन हम ये पढ़ेंगे, वो हम सारे वहीं पे डिस्कस करेंगे, है ना। इसके 2 से 3 लेक्चर लेंगे, तो एक बार हम रिवीजन भी कर लेंगे इसी का, प्रोग्राम्स का, और वहीं पे हम इनसे रिलेटेड जो जो न्यू अपडेट्स आई हैं इस प्रोग्राम को पढ़ाने से पहले, जब तो वो सारी हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आपका रोड मैप है PSM का। क्लियर। और इसकी क्लासेस संडे टू संडे होगी, और टाइम इसका एक्स्ट्रा जाएगा, तो सब लोग उसके अकॉर्डिंग माइंड मेकअप करके इसकी स्टडी करेंगे। अब हम पहला चैप्टर देख रहे हैं इसका, मैन एंड मेडिसिन टुवर्ड्स दी मैन। इसमें लिखने का काम बहुत ज्यादा रहेगा, तो आप लोग अपने पेन और रजिस्टर वगैरह लिख के रखना। मैन एंड मेडिसिन पहला टॉपिक है अपना, टुवर्ड्स दी हेल्थ फॉर ऑल, टुवर्ड्स हेल्थ फॉर ऑल। तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड, इसमें जो जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे, पहला लिखिए, 3 तरह के टॉपिक कवर करेंगे इसमें। पहला है आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन, है ना, जो ये आपने पढ़ा भी होगा PM, या इसमें जब आप होम्योपैथी से भी रिलेटेड एग्जाम ऑर्गेनल का 3rd पेपर पास किया होगा आपने, तो उसमें भी आता था ना हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन, ये कई बार आपको एग्जाम में भी, यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछ लेते हैं कि हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन बताइए, कौन कौन सी हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन रही है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन। नेक्स्ट, सोशल मेडिसिन एंड साइंटिफिक मेडिसिन, सोशल मेडिसिन एंड साइंटिफिक मेडिसिन। और थर्ड है आपका फेमस पब्लिक हेल्थ पर्सनालिटीज, फेमस फेमस पब्लिक हेल्थ पर्सनालिटी। तो इसमें हम उन पर्सनालिटीज को कवर करेंगे जैसे जिन्होंने वैक्सीन के बारे में बताया, वैक्सीन की खोज की, सेल्स के बारे में बताया, प्रिवेंटिव हेल्थ के बारे में बताया, पब्लिक हेल्थ के बारे में बताया, तो उन सब के हम इसमें देखते हैं। तो पहला लिखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन, आप हेडिंग डालिए। इसमें पहले लिखिए आयुर्वेदिक मेडिसिन, है ना, आयुर्वेद से शुरू करते हैं, इट्स पार्ट ऑफ इंडिया। आयुर्वेद और सिद्धा दोनों लिखवाऊंगा, तो हेडिंग ये भी डाल सकते हो, इंडियन मेडिसिन, है ना। इंडियन मेडिसिन के अंदर आयुर्वेद के अंदर लिखिए आयुर्वेदा बेस्ड ऑन, आयुर्वेद इज बेस्ड ऑन त्रियोदोसा थ्योरी, है ना, वात पित्त का त्रियोदोसा का त्रियोदोसा थ्योरी ऑफ डिजीज practiced throughout the India, practiced throughout the India, and Siddha medicine is practiced, है ना, प्रैक्टिस की जाती है इन तमिल स्पीकिंग एरिया ऑफ साउथ इंडिया, तमिल स्पीकिंग एरिया ऑफ साउथ इंडिया। नेक्स्ट लिखिए सुश्रुतु,
Sushratu had written a book, is known as a Sushrata Samhita, सुश्रता संहिता, जिसको जहां पे भी क्वेश्चन है पूछ लेना ना। and he is considered as a father of Indian surgery, father of Indian surgery and plastic and cosmetic surgery। ये अलग अलग भी पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरी कौन है, तो याद रखना सुश्रता, सुश्रता इज दी फादर ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए चरक, चरक आ रही है ना, AKA, ये भी है ना, CHARAKA। चरका has written a book called चरक संहिता, चरक संहिता, and he is considered as a father of Indian medicine, father of Indian medicine। नेक्स्ट लिखिए इंडियन मेडिसिन के बाद आप चाइनीज मेडिसिन, चाइनीज मेडिसिन, इसके अंदर लिखिएगा चाइनीज मेडिसिन क्लेम टू बी दी, चाइनीज मेडिसिन क्लेम टू बी दी फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ मेडिकल नॉलेज। ये अपने आप में हर जगह क्लेम करने पहुंच जाते हैं ना, हर चीज पे क्लेम करने लगते हैं, तो यहाँ पे भी इन्होंने क्लेम किया है चाइनीज मेडिसिन इज क्लेम टू बी दी फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ मेडिकल नॉलेज and it's based on two principles, it based on two principle yang and yin, yang and yin। कुछ एक अच्छी शक्ति होती है, कुछ एक बुरी शक्ति होती है, ऐसा कुछ इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक डार्क और एक लाइट है ना, ऐसा कुछ रहता है इसमें, पर वो अपने काम का नहीं है। द चाइनीज सिस्टम ऑफ, नेक्स्ट लाइन से लिखना, ये भी एक इंपॉर्टेंट है ना, इसमें दो वर्ड्स आएंगे, बेयर फुट डॉक्टर मतलब नंगे पैर वाला डॉक्टर, बेयर फुट डॉक्टर। ठीक है, दूसरा एक और वर्ड आता है इसमें, आपने सुना भी होगा एक्यूपंक्चर, एक्यूपंक्चर है ना, इसके रिलेटेड लिखवा रहा हूँ ना। पहले बेयर फुट डॉक्टर का मीनिंग समझ लीजिए। गांव में क्या होता है, चाइनीज में 1960 के टाइम पर वहां पर कुछ लोगों को एक मेडिकल प्रिवेंटिव नॉलेज दे दी गई। ये थोड़ी बहुत जो मेडिसिन थी या कुछ जो प्रिवेंटिव जैसे होता है ना, अपन फर्स्ट एड बोलते हैं, इस टाइप की कुछ लोगों को, जो फार्मर थे वहाँ के, जो थोड़ा नॉलेजेबल थे, उन लोगों को मेडिकल नॉलेज के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया गया। तो ये लोग क्या करते थे, जो भी लोग बीमार है, जो भी इलनेस से सफर कर रहा है, उन लोगों को मेडिसिन दे देते थे, उन लोगों को ठीक कर देते थे, है ना। अभी जैसे अपने यहाँ पे हो रहा है ना, CHO बना दिया, ठीक है, बट CHO एक क्वालिफाइड है ना, बट ये कैसा है, एक तरह का वहां पर ऐसे लोगों को नॉलेज दे दी है ना, तो बेयरफुट डॉक्टर उनको बोला जाता है। तो इससे रिलेटेड लिखिए द चाइनीज सिस्टम ऑफ बेयरफुट डॉक्टर, the Chinese system of barefoot doctor and acupuncture have attracted the worldwide attention in recently years। रिसेंटली है मतलब, अगर कोई पूछे बेयर फूट डॉक्टर कौन सी मेडिसिन से टर्म रिलेटेड है, तो चाइनीज, और एक्यूपंक्चर कहाँ से रिलेटेड है, ऑल्सो भी है चाइनीज। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए इजिप्टियन मेडिसिन, इजिप्टियन मेडिसिन, आपने काफी टर्म सुनोगे ना, इजिप्टियन मेडिसिन काफी वो था फेमस पहले के टाइम पे, है ना, काफी नॉलेजेबल लोग थे वहां पे, स्पेशली मेडिसिन से रिलेटेड। तो वही लिखवा रहा हूँ, द बेस्ट नोन एज ए मेडिकल मैन्युस्क्रिप्ट, काफी लोगों ने मैन्युस्क्रिप्ट लिखी है, मेडिकल मैन्युस्क्रिप्ट, तो बेस्ट इजिप्टियन मेडिसिन के अंदर लिखेगा द बेस्ट नोन फॉर मेडिकल मैन्युस्क्रिप्ट बिलोंगिंग टू इजिप्टियन टाइम्स आर एडविन स्मिथ। ये दो टर्म, ये टर्म लिखवा रहा हूँ, एडविन, है ना,
एडविन स्मिथ पेपीरियस। थोड़ा ये है ना, कुछ इसमें टर्म्स ऐसे ही आएंगे ना, थोड़ा सा अभी लगेगा, थोड़ा सा बोर करेगा ये आपको, लेकिन धीरे 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 जब आप इसको समझने लगोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। इसमें एबेरस ना, यू है, एबेरस पेपीरस। देखिए मैं दोबारा बोलूंगा ये लाइन है ना। इजिप्टियन मेडिसिन के अंदर लिख रहे हैं द बेस्ट नोन फॉर मेडिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स बिलोंगिंग टू इजिप्टियन टाइम्स आर एडविन स्मिथ पेपीरियस। ठीक है, नेक्स्ट लिखे एबेरस पेपीरियस। बस ये उनसे रिलेटेड टाइम था जब वहां पर बहुत सारी मेडिकल मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जाती थी। ठीक है, तो बस ये अगर टर्म पूछता है तो लिखना है, इतना ज्यादा जानकारी आगे नहीं चाहिए इसमें ना। नेक्स्ट लिखिए मेसोपोटामिया मेडिसिन। मेसोपोटामिया मेडिसिन जो प्रेजेंट टाइम में इराक है ना, ईरान नहीं बोल रहा हूँ, इराक बोल रहा हूँ, इराक। ठीक है, याद रखना टर्म, इराक की बात चल रही है। तो इसके अंदर लिखिए मेसोपोटामिया मेडिसिन। या मेसोपोटामिया इज द नाउ पार्ट ऑफ इराक इज ऑफन कंसिडर्ड द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, मतलब इराक में पहले क्या था, बहुत अच्छी सिविलाइजेशन थी। अभी तो हालत बेकार है ना। अभी तो आप लोगों को पता होगा वहां पे पहले के टाइम पे था क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, जो सबसे पहले सभ्यता का जो पालना किया जाता था ना, इसका मतलब होता है सभ्यता का पालना। सबसे ज्यादा वहां पे कृषि वहीं पे की जाती थी, अर्बन सोसाइटी वहीं पे थी। ठीक है, जब अर्बन सोसाइटी जितनी भी सब कुछ चीजें थी वो सब थी, तो मेडिसिन भी वहां पे कैसी थी, एक अच्छे लेवल पे थी, है ना। तो वहां पर इसी के बारे में लिखा रहे हैं ना। तो क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है। और याद रखना यूरोप का क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, यूरोप का क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन ग्रीस को बोलते हैं। अभी आगे आएगा ना ग्रीस मेडिसिन। तो ग्रीस इज नॉन एज ए क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन फॉर यूरोप। तो इस मेसोपोटामिया की एक वो है हमराबी, हमूराबी, HA। ये टर्म्स याद रखना, ये ऐसा नहीं कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ये पूछ लेते हैं एग्जाम में। इसका मैं एग्जाम्पल भी बताऊंगा अभी आपको। हमूराबी, HAMMURABI, हमूराबी, ए ग्रेट किंग ऑफ बेबीलोन, BABYLON। एक सेकेंड, बेबीलोन, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हैमराबी द ग्रेट किंग ऑफ बेबीलोन फॉर्मुलेटेड ए कोड ऑफ हैमराबी। ठीक है, जो किंग थे वहां के बेबीलोन, उन्होंने क्या कहा, एक कोड बनाया, है ना, जिसे होता है ना अपने यहाँ पे आईपीसी धारा है, या है ना आईपीसी चलती है अपने यहाँ, इंडियन पेनल कोड। वैसे ही उन्होंने हमराबी करके एक कोड बनाया था। ठीक है, जो किससे रिलेटेड था, हमराबी दैट गवर्न द कोड ऑफ फिजिशियन एंड प्रोवाइड फॉर द हेल्थ प्रैक्टिसेस, कि किस तरह से आपको हेल्थ प्रैक्टिसेस करनी है, वो इससे रिलेटेड रिलेटेड था। तो हमराबी बड़ी याद रखना, फर्स्ट टाइम कोड बना था कि आपको किस तरह से, लो बना था कि आपको प्रैक्टिसेस, हेल्थ प्रैक्टिसेस किस टाइप से करनी है उसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिए ग्रीक मेडिसिन। तो ग्रीक मेडिसिन आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, हिप्पोक्रेट्स, है ना, वो यहीं से रिलेटेड थे। हिप्पोक्रेट्स इज द ऑथर ऑफ द बुक, इज द ऑथर ऑफ द बुक। हिप्पोक्रेट्स की बुक का नाम आ सकता है ना, याद रखना, हिप्पोक्रेट्स की बुक, याद रखना इसका नाम, एयर, वाटर एंड प्लेस। एयर, वाटर एंड प्लेस, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, है ना, MCQ आ भी चुका है शायद ना। एयर, वाटर एंड प्लेस, इट इज द कंसिडर एज ए फादर ऑफ मेडिसिन, इज ए कंसिडर एज ए फादर ऑफ मेडिसिन।
एंड फर्स्ट ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट। फर्स्ट वर्ड्स पे ध्यान देना, ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट, ये भी एमसीक्यू लिख लेना इस पे। और फादर ऑफ मेडिसिन तो है ही है। फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन कौन है, कौन बताएगा? फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन इज चरक। चरक। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन सर्जरी, सुश्रुता। हाँ सुश्रुता। फादर ऑफ प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरी, सुश्रुता। ठीक है। हमराबी क्या था, हमराबी क्या है, हमराबी क्या था, हाउ ये टू बताया था ना प्रैक्टिस हमराबी, हेल्थ प्रैक्टिसेस, हाउ है ना, टू डू हेल्थ प्रैक्टिस के प्रैक्टिसेस। कोड्स। हाँ, कहाँ कौन सी मेडिसिन में था यार, कौन सी मेडिसिन में दिया है? मेसोपोटामियन। पोटेमिया मेडिसिन, है ना। नेक्स्ट आ गए हम मिडल एज में। ठीक है, नाउ वी आर इंटर्निंग, ये एंशिएंट टाइम्स से रिलेटेड था थोड़ा सा। अब हम मिडल एज की तरफ आ गए हैं। ठीक है, अब मिडल एज में क्या होता है, मेडिसिन इन मिडल एज। तो मेडिसिन एंड मिडल एज से पहले हम थोड़ा सा एक बार और इसी को थोड़ा सा रिवाइव करते हैं, थोड़ा सा आपको और मैं दूसरी तरह से थोड़ा और समझाता हूँ। तो सबसे पहले क्या चल रहा था पब्लिक हेल्थ के अंदर, सुपर नेचुरल थ्योरीज के बारे में बात होती थी, है ना। सबसे पहले हम क्या बोलते थे, सबसे पहले कुछ नहीं था, जहाँ मेडिसिन मेडिसिन कुछ नहीं थी। सबसे पहले तो क्या बात था कि जितनी भी डिजीज का कारण है वो क्या है, क्या होता था, डेमोन, शैतान या गॉड या सन। या तो बीमारी किसने दी है, हमने, भगवान ने दी है, या हमें बीमारी शैतान ने दी है ना। तो पहला तो सुपर नेचुरल थ्योरी कॉन्सेप्ट चलता था, जो सबसे पहले चलता था। ठीक है ना। जहाँ पे आपने देखा होगा ना, सेक्रीफाइसेस रिचुअल्स से हुआ करते थे, वहां पे हर चीज के लिए क्या देनी पड़ती थी, पहले सेक्रीफाइस करना पड़ता था, बलि देनी पड़ती थी। तो सबसे पहले जो सुपर नेचुरल थ्योरी आई थी, जितनी भी है ना, शैतान, आत्मा, डेमोन्स, ये सबको क्या बोला जाता था, बीमारी के कारण बताए जाते थे। ठीक है, बाद में क्या हुआ, ठीक है, और उनका इलाज भी क्या होता था, गॉड, सन, या फिर जो भी बलि देना है, ये है वो है, सब। ठीक है, उसके बाद धीरे 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 हम इवॉल्व हुए। बाद में हिप्पोक्रेट्स आए, हिप्पोक्रेट्स ने क्या दिया, सबसे पहले एक साइंटिफिक अप्रोच अपनाई। ठीक है, और जो उन्होंने हिप्पोक्रेट्स ने दिया कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनशिप ऑफ एनवायरनमेंट, जो अपन ने देखा था ना अभी, एयर, वाटर एंड प्लेस, इनकी बुक। ठीक है, तो ये फर्स्ट पर्सन थे उस टाइम पर जिन्होंने क्या दिया था, द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ एनवायरनमेंट विद ह्यूमन हेल्थ। लिख लेना, है ना। एक बार और बोल रहा हूँ, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनशिप ऑफ एनवायरनमेंट विद ह्यूमन हेल्थ। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, ट्रू एपिडेमियोलॉजिस्ट, है ना। और साथ में फादर ऑफ मेडिसिन। इसके बाद कौन आए थे, इसके बाद एम्ब्रोइस पारे, एम्ब्रोइस पारे। देखिए, इंडियन की तो बात ही हो गई ना, इंडियन सर्जरी की, ये फादर ऑफ सर्जरी है, फादर ऑफ सर्जरी। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया था, सिल्क थ्रेड से इंजरी को रिपेयर किया था, सिल्क थ्रेड, सिल्क थ्रेड से उसको इंजरी थी, उसको रिपेयर किया था। तो इन्हें एम्ब्रोइस पारे को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ सर्जरी। नेक्स्ट क्या हुआ, और अपना ये तो हो ही गए फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन, फादर ऑफ। मिडिल एज में क्या होता है, हम वापस हिप्पोक्रेट्स के टाइम पे क्या हो गए थे, यहां तक आए थे। फिर मिडिल एज में क्या हुआ, इसे डार्क एरा ऑफ मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं, मिडिल एज को हम डार्क एरा ऑफ मेडिसिन के नाम से जानते हैं। फिर से क्या हुआ, जो सारी चीजें थी, फिर से हम कहाँ चले गए, सुपर नेचुरल थ्योरी की तरफ चले गए, कि जितनी भी बीमारियों का कारण है वो क्या है, शैतान है, डेमोन है, वो सब में फिर सेक्रीफाइस उनका इलाज। तो आपने देखा होगा जो मिडल एज में सबसे ज्यादा कौन कौन सी बीमारियां फैली थी, डार्क एज पीरियड बोला जाता है इसको, है ना। तो प्लेग, कोलेरा, ठीक है, इनमें क्या हुआ था, पेंडेमिक्स आई थी इनकी बहुत ज्यादा, क्यों, क्योंकि हम फिर से सुपर नेचुरल थ्योरीज की तरफ शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, फिर से जब ये एरा, मिडल एज का एरा, जो 1500 1600 के बाद का एरा जो आता है, वहां पे फिर से हम क्या हुआ, रेनेसेन हुआ, मतलब पुनर्जागरण हुआ, है ना। फिर से हम वापस कहाँ आने लगे, साइंटिफिक अप्रोच की तरफ आने लगे, साइंटिफिक अप्रोच की तरफ आने लगे। ठीक है, तो बस एक चीज तो ये याद रखना, और मिडल में एक ऑथर है, एविसेना, AVI, एवी सेना। ठीक है,
इनकी एक बुक है, बुक्स कॉल्ड द कैनन ऑफ मेडिसिन, कैनन ऑफ मेडिसिन, एविसेना ने लिखी थी ये, ठीक है। ये ऑथर का नाम है एविसेना और इनकी बुक है कैनन ऑफ मेडिसिन, ठीक है। और एंड बुक ऑन हीलिंग, और दूसरी बुक थी इनकी बुक ऑन हीलिंग। तो ये हमें मिडिल एज से मिलती है। ऐसा नहीं था कि सब लोग ही अब किस पे सुपर नेचुरल थ्योरी पे विश्वास करने लगे थे, कुछ लोग ऐसे भी थे, है ना, जो क्या कर रहे थे उस टाइम पे भी किसको मान रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, कुछ और है जो क्या होता है, बीमारी फैलाता है। तो उनमें से एविसेना थे तो जिन्होंने कैनन ऑफ मेडिसिन के बारे में बताया और बुक्स ऑन हीलिंग पे भी दी थी, है ना। ठीक है, बाकी देखिए अभी भी आप कई जगह पे जाओगे तो अभी भी सुपर नेचुरल थ्योरीज को मानते हैं, है ना। अभी तक भी ऐसा नहीं कि हम उस चीजों से आगे बढ़े, अभी भी हम बात करते हैं, है ना। कई जगह पे सेक्रीफाइसेस अभी भी होते हैं, आप लोग न्यूज़पेपर में देखते होंगे, ठीक है। तो उसके बाद लिखिएगा आप डाउन्स ऑफ साइंटिफिक मेडिसिन, डाउन DAWN, डाउन ऑफ साइंटिफिक मेडिसिन। ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है ना। अब हम यहाँ से क्या हुए हैं, फिर से शिफ्ट हो गए हैं ना, कहाँ पर, हीलिंग और सिस्टमेटिक एविडेंस बेस्ड अप्रोच की तरफ। तो इस टर्म को मैंने बोला है डाउन ऑफ साइंटिफिक मेडिसिन, DAWN। इसके अंदर हम लिखेंगे एंड्रियस वेसेलस, एंड्रियस वेसेलस, कोई जानता है कौन थे ये, एंड्रस वेसेलस, एंड्रियस वेसेलस। इनके बारे में पहले लिखो फिर बताऊंगा मैं कौन थे। डिड ए लॉट, हेलो, हाँ, डिड ए लॉट्स ऑफ डिजर्टेशन, डिड, सॉरी, हाँ, डिड ए लॉट ऑफ डिसेक्शन, डिड ए लॉट ऑफ डिसेक्शंस ऑन द ह्यूमन बॉडी, on the human body and public his finding, and a book is called as a Fabrica, Fabrica, Fabrica। अब इन्होंने एनाटॉमी के डिसेक्शन किए, तो आप जानते हो एनाटॉमी के डिसेक्शन किए और एक बुक दी फैब्रिका, ठीक है। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, फादर ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। एक से पूछा था मैंने फादर ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, तो उसने आंसर दिया बीडी चौरसिया। तो ऐसा नहीं करना है ना। एक बच्चे से पूछा था मैंने, फर्स्ट ईयर के बच्चे से, हु इज द फादर ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, तो उसका आंसर था बीडी चौरसिया। तो वो नहीं है, क्लियर। एंड्रेस वेसेलस इज द फादर ऑफ, ठीक है। और एम्ब्रोस पारे मैंने पहले ही बता दिया, एम्ब्रोस पारे इज द फादर ऑफ सर्जरी। एडविन चैडविक, नेक्स्ट। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग, इसमें है अब, हिस्ट्री है तो पढ़ना पड़ेगा। चलिए, आज की क्लास कितने बजे तक है? देखिए ये क्लास थोड़ी बड़ी रहेगी इसलिए क्योंकि मैं अपन को इसके लिए टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, तो 2 घंटे की समथिंग रहेगी रहेगी। इसका अगर आपको मतलब चाहिए तो आपको इसका रिकॉर्डेड लेक्चर वैसे मिल जाएगा, है ना। कुछ काम हो या जाना हो तो आप जा सकते हो, पर ये 2 घंटे के समथिंग रहा करेगी, मतलब आज भी समथिंग इतनी ही जाएगी। कोशिश करूंगा जल्दी खत्म हो। एडविन चैडविक्स, एडविन चैडविक्स वो पर्सन थे, ठीक है, जिन्होंने क्या दिया था, इन्होंने सैनिटेशन के बारे में बात की थी, साफ सफाई रखनी चाहिए और इन्वायरमेंट अपने आसपास साफ सफाई रखो, जो गंदगी है उसको हटाओ, कचरा हटाओ, डंप यार्ड मत बनाओ, मतलब डंप यार्ड बाहर की तरफ बनाओ, सिटी से बाहर बनाओ, ये सब इन्होंने बात की थी, ठीक है। और 1848 में ब्रिटेन के अंदर एक लॉ पास किया था, एक लॉ पास किया था जिसे पब्लिक हेल्थ एक्ट बोलते हैं, पब्लिक हेल्थ एक्ट। ये पूछा जा चुका है कई बार,
1848 में आया था। एमसीक्यू लिख लेना, और किसने दिया था ये भी, और कहाँ दिया था ये भी, तीनों पॉइंट्स आपके, और किस लिए दिया था वो भी। ठीक है, सारे पॉइंट्स याद रखना। अब इसको मैं लिखवा रहा हूँ। एडविन चैडविक इज रिपोर्ट द सैनिटरी कंडीशन। एडविन चैडविक report the sanitary condition of the laboring population in ग्रेट ब्रिटेन। जो लेबर पॉपुलेशन थी ना, जैसे आपने अभी सुना होगा ना, सऊदी अरेबिया वगैरह में क्या हो रहा है, अभी कई लोगों को, इंडियंस को ले जाते हैं, लेकिन उनको इतनी प्रॉपर वो सर्विसेज नहीं दे रहे हैं, एक रूम में ही 12-12 15-15 लोगों को रख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे उस टाइम पे क्या था, एडविन चैडविक ने जो लेबर पॉपुलेशन है उनके रिगार्डिंग आवाज उठाई थी। ठीक है, कि इन लोगों को सैनिटेशन में रखना, मतलब इनके साथ जो भी साफ सफाई में रखना जरूरी है। तो उसी से रिलेटेड बता रहा हूँ ये लाइन। एडविन चैडविक रिपोर्ट द सैनिटरी कंडीशन ऑफ लेबरिंग पॉपुलेशन इन ग्रेट ब्रिटेन contribute to the great sanitary awakening contribute to great sanitary awakening which lead to the which lead to the public health act public health act 1848। ठीक है, फॉर देयर कंट्रीब्यूशन, नेक्स्ट लाइन है। 1840 है 48 है? 1848 है ना। 48। क्लियर, ठीक है ना। तो ये अपने कौन थे, एडविन चैडविक। इनके बाद नेक्स्ट लिखिए, जॉन स्नो। सर जॉन स्नो के बारे में लिखिए। थोड़ा ये बोरिंग लेक्चर करेगा आपको, ठीक है, पीएसएम थोड़ी सी बोरिंग करती है कुछ कुछ जगह पे। ठीक है, बट एक बार पढ़ लेते हो फिर ये हमेशा के लिए याद रहते हैं। सर जॉन स्नो, और वेरी इंपॉर्टेंट है ना, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी कहीं से भी उठ के एमसीक्यू आ जाएगा, आप कहोगे कि बहुत बढ़िया, ऐसे ही सीधा आंसर जाएगा ना। तो क्या था, सर जॉन स्नो कौन ने क्या किया था, इन्होंने एक लंदन में गोल्डन स्क्वायर करके जगह है, गोल्डन स्क्वायर करके लंदन में जगह है, उसमें एक ब्रॉड स्ट्रीट हुआ करती है ना, ब्रॉड स्ट्रीट। तो यहाँ पे क्या हुआ था, बहुत ज्यादा कोलेरा फैल रहा था, कोलेरा बहुत ज्यादा फैला हुआ था। तो इन्होंने पता लगाया कि अरे यार ये कोलेरा यहाँ पर क्यों फैला हुआ है। तो इनको बाद में पता चला कि वहाँ ब्रॉड स्ट्रीट में, जो गोल्डन स्क्वायर में एक जगह है, वहां पर एक ट्यूब वेल थी, है ना, ट्यूब वेल थी, उसमें एक गंदा पानी आ रहा है, किसी इंडस्ट्रियल वेस्टेज आ रहा है, कहीं का इंडस्ट्रियल वेस्टेज आ रहा है या सीवेज का पानी आ रहा है वहां पे, और वो पानी किस में जाके मिल रहा है, इस ट्यूबवेल में आके मिल रहा है। और जैसे ही लोग इस पानी को पी रहे हैं तो वहां पर कोलेरा देखने को मिलता है ना। और इन्होंने क्या किया था, इसका पता उन्होंने एक हाउस टू हाउस जाके देखा था, उन्होंने हर घर में जाके देखा था कि कहाँ पे क्या क्या, जिन जिनको कोलेरा सफर कर रहे हैं, तो उन लोगों में क्या क्या बीमारियां हैं, मतलब और क्या क्या उनके घर में ऐसा है कि यहाँ पे कोलेरा हो रहा है। ठीक है, तो जॉन स्नो, सर जॉन स्नो, इनके बारे में लिखिएगा। फॉर देयर कंट्रीब्यूशन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द एपिडेमिक ऑफ कोलेरा इन लंदन, ड्यूरिंग द एपिडेमिक ऑफ cholera in London, John Snow is considered as a फादर ऑफ इपिडेमोलॉजी। इस कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इपिडेमोलॉजी। और ट्रू इपिडेमोलॉजिस्ट कौन है, ट्रू इपिडेमोलॉजिस्ट कौन थे अभी बताया था, बताइए, हिप्पोक्रेट्स। है ना। और आपके ये फादर ऑफ इपिडेमोलॉजी कौन है, फादर ऑफ, है ना, जॉन स्नो, वेरी इंपॉर्टेंट मैन। ठीक है, इन प्रिवेंटिव मेडिसिन। एमसीक्यू लिख लेना। एंड कोलेरा इज दी कंसिडर एज ए
एंड कोलेरा इज ए कंसिडर एज ए फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ। कोलेरा इज कंसिडर एज ए फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ। देखिए पहली चीज ये याद रखना, एक क्वेश्चन ऐसा फॉर्म हो सकता है कि फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ इज मैन, इज एनिमल और ए डिजीज। तो आपको याद रखना है फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ इज ए डिजीज, वो कौन है? कोलेरा। ठीक है, इसी कंट्रीब्यूशन की यहीं से क्या पता चलता है, हमें एक पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम का पता चलता है, तो इसलिए हमने कोलेरा को यहाँ पे क्या नाम दे दिया? फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ। और जॉन स्नो को क्या नाम दे दिया? फादर ऑफ इपिडेमियोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट चीज, पब्लिक हेल्थ का तो जो एक्ट दिया था एडविन चैडविक ने, वो वो फादर ऑफ एक्ट है पब्लिक हेल्थ। वो, हाँ, वो वो एडविन चैडविक है जिन्होंने 1848 में ब्रिटेन में एक्ट दिया था, पर वो भी वो नहीं है ना। फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ कोलेरा बीमारी है, याद रखना। उन्होंने सैनिटेशन पे बात की थी। ठीक है, वो भी किन पे? उन लोगों पे जो लेबर क्लास के लोग हैं, और उनमें सैनिटेशन के लिए कि इनमें भी क्या करना चाहिए, हमें साफ सफाई रखनी चाहिए, इन्होंने ये बोला था, है ना। अभी मतलब ये सब समराइज होगा तब देखना। उन्होंने सैनिटेशन की, हमें साफ सफाई रखेंगे तो क्या होगा, शायद कम बीमारी फैलेगी। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि जो लेबर क्लास है उनमें हमें क्या करना पड़ेगा, सैनिटेशन को रखना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने पूरे लंदन में क्या दे दिया था, पूरे ब्रिटेन में, ठीक है, वहां पर आपका पब्लिक हेल्थ एक्ट दे दिया था। ठीक है, 1848। क्लियर है ना। और ये क्या है, फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ है, बस इसी को लिखा रहा था ना। हाँ, कोलर कंसिडर फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ। इसके अलावा इस कंक्लूजन से, जो अभी ये जॉन स्नो ने कंक्लूजन दिया था, इससे तीन बातें सामने आई थी। तीन बातें सामने आई थी। एक तो क्या, और लिखिए इसके बारे में, ये बुक्स में नहीं मिलेगा, मैं अलग से बता रहा हूँ। फर्स्ट टाइम, फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट टाइम फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ हाउस टू हाउस मैप, हाउस टू हाउस मैपिंग गिवन बाय जॉन स्नो। क्या किया था इन्होंने, हर घर, हर एक घर में जाके देखा था कि जैसे अपन करते हैं ना आजकल, मलेरिया का सर्वे करते हैं, डेंगू का सर्वे कर रहे हैं, है ना। हर घर में जाके देखते हैं कि इनके यहाँ कहीं पानी तो जमा नहीं है। पानी जमा मतलब इन पे क्या लगाओ, फाइन लगाओ, होता है ना आजकल। तो जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं से आया था, जॉन स्नो ने दिया था, हाउस टू हाउस मैपिंग का कॉन्सेप्ट, कि इनके यहाँ पे कौन कौन ऐसा सामान है जो क्या कर सकता है, बीमारियां कर सकता है, डिजीज कर सकता है। ये तो एक तो ये बात हो गई। ठीक है, और दूसरा कोलेरा को इन्होंने फर्स्ट टाइम बोला था, कोलेरा इज द वाटर बोर्न डिजीज। कोलेरा इज द वाटर बोर्न डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, वाटर ऑफ ब्रॉड स्ट्रीट आर कंटामिनेटेड विद वाटर ऑफ सीवेज, दैट इज द रीजन आर, है ना। जो ब्रॉड स्ट्रीट का पानी था और वो सीवेज के पानी से मिक्स हो रहा था, तो वहां पे कोलेरा हो रहा था, तो इन्होंने वहीं पे इसका नाम क्या दे दिया, वाटर बोर्न डिजीज। क्लियर। नेक्स्ट, ठीक है, इनको एक और लाइन बोला जाता है, फादर ऑफ फील्ड इपिडेमियोलॉजी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, फील्ड इपिडेमियोलॉजी या फादर ऑफ मॉडर्न इपिडेमियोलॉजी, दोनों पॉइंट याद रखना, क्योंकि इन्होंने क्या था, फील्ड वर्क किया था, है ना। क्लियर, याद रहेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड आता है आपका जेम्स लिन, मतलब जेम्स लिन। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट टाइम बताया था, जो स्कर्वी होता है ना, वो किसकी कमी से होता है, सिट्रस फ्रूट नहीं लेने की वजह से। ये इन्होंने ऐसे समझो कि जो स्कर्वी है वो सिट्रस फ्रूट, जो फ्रूट्स खाने की वजह से सही हो जाता है। ठीक है, इसके लिए इन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, एक्स एक्सपेरिमेंट भी किया था। इन्होंने क्या किया कि जो 12 सेलर्स होते हैं ना, जो नाव वगैरह में चलते हैं, ठीक है, उन पे क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। 6 सेलर्स को क्या दिया, सिट्रस फ्रूट्स दिए, और 6 को कुछ नहीं दिया। ठीक है, और ये अपने काम पर चले गए। तो जब लौट के आए तो देखा कि इनमें से जिनको स्कर्वी थी, मतलब इनमें से स्कर्वी किन किन को थी, इनमें
प्रेजेंट थी, मतलब पहले से इनको स्कर्वी थी। 12 इन्होंने ऐसे सेलर्स लिए थे जिनको क्या था, ऑलरेडी स्कर्वी से सफर कर रहे थे। उनमें से 6 को क्या दे दिए थे, फ्रेश सिट्रस फ्रूट्स दिए थे। ठीक है, और इनको कुछ नहीं दिया। और तब ये बाद में वापस आए तो इन्होंने देखा कि जो ये 6 सेलर्स थे इनका जो स्कर्वी थी वो क्या थी, सही हो गई थी, है ना, ये क्योर हो गए थे। और इनका नहीं हुआ था, तो इन्होंने यहीं से एक नया कॉन्सेप्ट दिया, लिखो इसके बारे में। जेम्स लिंड ए नेवल सर्जन, है ना, नेवल सर्जन थे ये, नेवल सर्जन, एडवोकेट द इंटेक ऑफ fresh citrus fruits and vegetables during the sea voyages, during the sea voyages मतलब जो जहाज में यात्रा करते हैं, सी वेजेस। ठीक है, इट प्रिवेंट दी स्कर्वी, इट प्रिवेंट द स्कर्वी। नेक्स्ट आता है आपका जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज वाज, एक आती है जर्म थ्योरी, मतलब जितनी भी जो डिजीज का कारण है वो क्या है, जर्म्स हैं। तो ये किसने दी थी, तो ये दी थी लुईस पास्चर ने। जर्म्स थ्योरी ऑफ डिजीज वाज गिवन बाय लुईस पास्चर। किसी को कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नेक्स्ट प्रिवेंटिव मेडिसिन, प्रिवेंटिव मेडिसिन डेट्स बैक एट 18th सेंचुरी। मतलब जो प्रिवेंटिव मेडिसिन है वो 18th सेंचुरी में इज द डिस्टिंक्ट ब्रांच फ्रॉम द पब्लिक हेल्थ, वो पब्लिक हेल्थ की ब्रांच बनी थी, है ना। अब जैसे स्कर्वी के बारे में बता दिया सिट्रस फ्रूट का, अभी कोई और कुछ बता देगा ऐसा कुछ, जैसे वैक्सीन का आ जाएगा ना, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की डिस्कवरी होने वाली है अब इस टाइम पे 18 सेंचुरी में, है ना। आपने देखा होगा ना 1796 द बर्थ ऑफ होम्योपैथी, साथ में बर्थ ऑफ यहाँ पे क्या हुआ था, वैक्सीन की भी बर्थ हुई थी। ठीक है, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन आई थी। ठीक है, तो ये समथिंग समथिंग 18 सेंचुरी बोलते हैं हम इसको, है ना। तो यही हम क्या बोलते हैं, प्रिवेंटिव मेडिसिन की एक डिस्टिंक्ट ब्रांच है ये पब्लिक हेल्थ, है ना, पब्लिक हेल्थ की एक डिस्टिंक्ट ब्रांच है क्या, प्रिवेंटिव मेडिसिन। तो इसी लाइन को लिखवा रहा हूं, प्रिवेंटिव मेडिसिन इज डेट्स बैक टू द 18th सेंचुरी, इज डेवलप्ड एज ए डिस्टिंक्ट ब्रांच फ्रॉम द पब्लिक हेल्थ। तो ये आपकी डेफिनेशन भी हो गई किसकी, पब्लिक हेल्थ। नेक्स्ट एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर वैक्सीन अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स, है ना, एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर की थी वैक्सीन अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स इन 1796, इन 1796। एडवर्ड जेनर से रिलेटेड और भी पॉइंट्स लिख लीजिए आप, तो फिर मैं जब ये फेमस पब्लिक हेल्थ पर्सनालिटी है फिर इनमें इनको नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इनके पॉइंट्स लिखिए, एक सेकेंड। फर्स्ट कॉइन द टर्म वैक्सीनेशन, एडवर्ड जेनर वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने वैक्सीनेशन टर्म दिया था। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट डिस्कवर द स्मॉल पॉक्सिन वैक्सीन, ये फर्स्ट वैक्सीन थी 1796 में। ठीक है, और इसी के बेसिस पे बाद में क्या आया था, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंटिंग मेडिसिन आया था। समझ में आया लाइन हमने क्यों लिखी थी, तो इसी के बेसिस पे लास्ट में क्या आया, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन आया था। अब क्या हो रहा है ना, देखिए आप लोग, धीरे 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 हम लोग क्या समझ रहे हैं कि यार मेडिसिन है ना, बहुत सारी चीजें, प्रिवेंटिव मेडिसिन का भी कॉन्सेप्ट आ गया है। ठीक है, मतलब अब क्या सोचा जा रहा है, अच्छा डिजीज, तो अब एक नई चीज और निकल के आई, अच्छा बीमारियां सोशल कोच की वजह से भी हो सकती है। तो इस चीज पे फोकस किया गया कि जो बीमारियां हैं, है ना, जो डिजीज हैं, उनमें सोशल फैक्टर भी इन्वॉल्वमेंट होते हैं, है ना। तो उसके बेसिस पे अपना नया हेडिंग आएगा, डिफरेंस टाइप, ये सोशल मेडिसिन एंड साइंटिफिक, जो अपन ने शुरू में जो टॉपिक कवर किए थे उसमें सेकंड टॉपिक आएगा आपका क्या,
सोशल मेडिसिन एंड साइंटिफिक मेडिसिन, सोशल मेडिसिन एंड साइंटिफिक मेडिसिन। ठीक है, इससे पहले मैं कुछ चीजें और बता देता हूँ आपको, जो शायद आपके कभी एमसीक्यू में पूछ लें, है ना। थोड़ा सा 1 मिनट और। एक करके थे अपने, गिर लेमो, GIRO LA मो, गिरलेमो प्रेकेस्टोरो, प्रेकेस्टोरो। ठीक है, इन्होंने क्या दिया था, इन्हें फादर ऑफ कॉन्टेजियन डिजीज के बारे में कहा जाता है, फादर ऑफ कॉन्टेजियन डिजीज। तो इन्होंने फ्रेंच डिजीज के बारे में बताया था। फ्रेंच डिजीज का दूसरा नाम कोई बताएगा मुझे? फ्रेंच डिजीज किसे कहते हैं? ठीक है, इन्होंने अपनी एक बुक दी थी, उसका नाम था फ्रैन कैस्ट्रो सिफिलिस। ठीक है, तो फ्रेंच डिजीज का दूसरा नाम होता है सिफिलिस। तो गेरलेमो, ठीक है, LAMO है ये ना, गेरलेमो फ्रैन कैस्ट्रो थे, जिन्होंने अपनी एक बुक में फ्रैन कैस्ट्रो सिफिलिस के बारे में दिया था, जिसे हम फ्रेंच डिजीज और सिफिलिस के नाम से जान सकते हैं। और फादर ऑफ कॉन्टेजियन डिजीज के ये फादर है ना। एंड्रेस वेसेलिस आप लोगों को पता है, फादर ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी है। ठीक है, विलियम हार्वे, विलियम हार्वे, विलियम हार्वे कौन थे? इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन, कि किस तरह से ब्लड सर्कुलेशन काम करता है, तो विलियम हार्वे। नेक्स्ट आते हैं ल्यूवेन हॉक, ल्यूवेन हॉक, LEEE, ल्यूवेन हॉक। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या खोजा था, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप। ठीक है, ठीक है, 1600 के अंदर। अब जब इन्होंने माइक्रोस्कोप खोजा, तो इसी के साथ ये क्या बने, फादर ऑफ, सॉरी, फादर बोल रहा हूँ, इन्होंने लिविंग सेल की खोज भी की थी, लिविंग सेल। और उनमें से आरबीसी भी इन्होंने फर्स्ट टाइम इन्होंने ही खोजी थी। तो ल्यूवेन हॉक इज नोन एज ए फॉर दी, मतलब डिस्कवरी फॉर माइक्रोस्कोप, लिविंग सेल और आरबीसी। और डेड सेल जो फर्स्ट टाइम किसने देखी थी, डिस्कवरिंग ऑफ डेड सेल या सेल। अब अगर एमसीक्यू पूछते हैं कि फर्स्ट टाइम जो डेथ सेल या सेल की खोज सबसे पहले किसने की, तो आपने नाम सुना होगा रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक, डिस्कवरी ऑफ सेल। ठीक है, बट अंतर देख लेना, अगर क्वेश्चन में डेथ सेल बोला है और लिविंग सेल बोला है, तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, और एडवर्ड जेनर को हमने क्या दिया है? ठीक है, याद रखना, टर्म वैक्सीन, दो एमसीक्यू और आ रहे हैं। टर्म वैक्सीनेशन किसने दिया था? अभी बताया ना मैंने, एडवर्ड जेनर। हाँ, और टर्म वैक्सीन किसने दिया था? लुईस पास्चर। ठीक है, दोनों भी याद रखना। क्लियर? अब हम अपने सोशल मेडिसिन एंड साइंटिफिक मेडिसिन के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अभी हम 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं ना, फिर उसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग 5 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
ठीक है, स्टार्ट करते हैं ना। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना सोशल मेडिसिन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अब इतना सब कुछ हो गया है ना, अपन मिडिल एज से फिर वापस से अपन उसमें आ गए एरा में। तब अपन ने देखा कि सारे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, प्रिवेंटिव मेडिसिन का भी कॉन्सेप्ट आ गया, हेल्थ के बारे में भी पता चल गया, डिजीज कहाँ से हो रही है अब सबसे भी पता चल गया। तो अब एक नई चीज आई कि यार कहीं ना कहीं हमारे सोशल लाइफ का भी बहुत बड़ा रोल है। अपने आसपास का इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है आपकी एक हेल्थ में, स्ट्रेस की कंडीशन में घर में लोग कैसे हैं, ये सब भी क्या करते हैं, एक रोल प्ले करते हैं। ये आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है ना, कैसा है, आप कैसे एरिया में रह रहे हो, पोल्यूशन वाले एरिया में रह रहे हो कि ग्रीन फील्ड एरिया में रह रहे हो, तो इन सब पे डिपेंड करेगा। तो उसी के बेसिस पे एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होने वाला है, वो है सोशल मेडिसिन का। तो लिखिएगा, और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, सोशल मेडिसिन हेडिंग डालिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मेडिसिन, द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मेडिसिन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यूमैन एंड वर्च्यू, है ना, NEUMANN एंड वर्च्यू, है ना। मैंने वर्च्यू ट्रायड, आपको बहुत सारे वर्च्यू से रिलेटेड आपको पैथोलॉजी जो पढ़ाया था, जिन बच्चों को उन्होंने देखा होगा पैथोलॉजी से बहुत सारे टर्म्स दिए हुए हैं, वर्च्यू ट्रायड वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे इससे याद रख सकते हो न्यूमैन। एक नीमैन सूज करके आते हैं ना आजकल, एक नीमैन कंपनी के सूज आ रहे हैं शायद, आई थिंक, मैंने को पता नहीं है, ऐसा ही कुछ है। तो उससे याद रख सकते हो न्यूमैन, है ना, न्यूमैन्स एंड वर्च्यू। The concept of social medicine was introduced by Newman and Virtue. It was revived by the, बाद में इसको क्या है, इसी कॉन्सेप्ट को, न्यूमैन एंड वर्च्यू के कॉन्सेप्ट को किसने रिवाइव किया, तो रिवाइव किया था आपके एल्फ्रेड ग्रॉड जॉन, एल्फ्रेड ग्रेट जॉन, ग्रॉड, GROTA है ना, ग्रॉड जॉन, एल्फ्रेड ग्रॉड जॉन, हु स्ट्रेस्ड ऑन सोशल फैक्टर। ठीक है, उन्होंने बल दिया, मतलब किस पर वो दिया कि सोशल फैक्टर भी क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर दी इम्पोर्टेंस इन द इटियोलॉजी ऑफ डिजीज। ठीक है, इटियोलॉजी ऑफ डिजीज विच इज ही कॉल्ड एज ए सोशल पैथोलॉजी। तो ये पूछा जा सकता है सोशल पैथोलॉजी टर्म किसने दिया। ठीक है, सोशल पैथोलॉजी टर्म, तो अल्फ्रेड ग्रॉट जोहन ने क्या दिया था, ये टर्म दिया था। जबकि सोशल मेडिसिन किसने दिया था, आपका न्यूमैन एंड वर्च्यू ने। क्लियर। नेक्स्ट, सोशल कंट्रोल ऑफ मेडिसिन, सोशल कंट्रोल, नेक्स्ट हेडिंग, सोशल कंट्रोल ऑफ मेडिसिन। ये जब आप बुक से पढ़ोगे ना, बहुत लेंदी है ये, है ना, बहुत सारी चीजें ऐड ऑन हो जाती है इसमें। तो मैंने जो स्पेसिफिक है, जो रिलेटेड है, उतना ही पढ़ा रहा हूँ। सोशल कंट्रोल ऑफ मेडिसिन, ठीक है। तो अब क्या हो गया था, सोशल कंट्रोल अब क्या है कि आपके यहाँ पे क्या है, कुछ चीजें ऐसे इनरोल हो जाएगी, जैसे अपने यहाँ हेल्थ पॉलिसीज जो आने लगी है ना। अभी आपने आयुष्मान भारत योजना का देखा होगा, जिसमें 5 लाख तक का बीमा मिल रहा है ना। तो ये एक स्टेट पॉलिसीज बनती है, स्टेट पॉलिसीज मतलब गवर्नमेंट के थ्रू जो पॉलिसीज बनती है, हम उसे स्टेट पॉलिसीज बोलते हैं ना। ठीक है, एक कोई स्टेट के थ्रू बन रही है, जैसे अभी राजस्थान है, राजस्थान में 25 लाख का बीमा चल, मतलब वो कोई स्कीम है वो चल रही है ना। और MP में आपके 5 लाख का इंश्योरेंस तक चल रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये आपकी सोशल कंट्रोल है मेडिसिन का। तो इसके अंदर हम सब इसके अंदर देखते हैं। तो इसके अंदर लिखे है इट प्रोविजन ऑफ मेडिकल सर्विसेज, या कई जगह क्या होता है मेडिकल सर्विसेज फ्री दी जाती है, जैसे अपने इंडिया में मेडिकल दोनों तरह के हॉस्पिटल है अपने यहाँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, जिस पेशेंट को जैसे दिखाना है। जैसे कि अगर अच्छे इंस्टीट्यूट की बात करें तो आप एम्स वगैरह को भी देख सकते हो, है ना। तो वो भी एक स्टेट ऑफ द आर्ट है, वहां पे दिखा सकते हो। ठीक है, तो दोनों तरह के कॉन्सेप्ट है ना, आपके ऊपर हमने वो नहीं कर रखा, कंपलसरी नहीं कर सकते कि ये क्या है, हमने केवल और केवल अमीर लोगों के लिए या गरीब लोगों के लिए जो हेल्थ है, जो सब कुछ है, ये क्या है, केवल एक किसी एक वर्ग का नहीं है ना, एक क्लास से रिलेटेड नहीं है, सबके लिए है। इट प्रोविजन ऑफ मेडिकल सर्विस एंड प्रोफेशनल एजुकेशन बाय द स्टेट ऑपरेटेड एंड रेगुलेटेड बाय द सर एंड के बाद गवर्नमेंट। क्या बोला, प्रोविजन ऑफ मेडिकल सर्विसेज एंड
एक सेकंड दोबारा बता देता हूँ। इट प्रोविजन ऑफ मेडिकल सर्विस, ठीक है, एक लाइन इसमें दोबारा लिखवा रहा हूँ मैं ना, इट प्रोविजन ऑफ मेडिकल सर्विस एंड प्रोफेशनल एजुकेशन। जैसे हम लोग एमडी कर रहे हैं, ठीक है, या आप लोग बीएचएमएस करके आ रहे हैं कई लोग इसमें से, या कई लोगों ने एमडी की हुई है, तो वो क्या एक प्रोफेशनल है ना, एक प्रोफेशनल है ना, हम इस प्रोफेशन में आए हैं। तो प्रोफेशनल सर्विसेज के बारे में बताया है। इट प्रोविजन ऑफ मेडिकल सर्विस एंड प्रोफेशनल एजुकेशन बाय द स्टेट ऑपरेटेड एंड regulated by the professional group rather than the government, rather than the government, ठीक है। इट एलिमिनेट्स द कंपटीशन अमंग द फिजिशियन या डॉक्टर्स। ऐसा क्या है, सोशल कंट्रोल ऑफ मेडिसिन में ऐसा बोला गया है कि जो एक प्रोफेशनल ग्रुप के थ्रू ये सब होना चाहिए, जितना भी ये सब हो रहा है ना, ये एक गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंदर नहीं होना चाहिए। पहले लाइन दी थी, अभी ऐसा नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को समझ लो पहले, फिर इसको फिर से मैं बता दूंगा लाइन को। जिससे क्या होगा, डॉक्टर्स में क्या होगा, आपस में कंपटीशन नहीं होगा। मतलब क्या होगा, सबको एक जगह से, जैसे अभी होता है ना, प्राइवेट कॉलेज भी नीट करवा रहा है, मतलब एमबीबीएस करवा रहा है, या गवर्नमेंट कॉलेज भी आपका नीट करवा रहा है। तो क्या होता है, एक ने अगर पैसा ज्यादा लगाया है तो वो क्या करेगा, इनकम की बात करेगा। तो वो ये बोल रहे हैं कि ऐसा हो ही ना, ठीक है, सबको फ्री एजुकेशन मिले, सबको फ्री मिले। तो उससे क्या होगा, एक सबको एक वे बनेगा कि लोग क्या होगा, कंपटीशन कम करने लगेंगे, स्पेशली डॉक्टर्स आपस में, जब उनको हम प्रोफेशनल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। तो यही लाइन लिखी है। और ये क्या है, एक गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन बननी चाहिए इसके लिए, जैसे वो इन सबको काम को करे। पुराना कॉन्सेप्ट है, अब इसको लागू नहीं हुआ है, पर ये है, तो इसको लिखवा दे रहा हूँ। इट प्रोविजन ऑफ मेडिकल सर्विसेज एंड प्रोफेशनल एजुकेशन बाय द स्टेट ऑपरेट एंड रेगुलेट बाय द प्रोफेशनल ग्रुप रेदर देन द गवर्नमेंट। इट एलिमिनेट द कंपटीशन अमंग द फिजिशियन या डॉक्टर। क्लियर, इस पे ज्यादा ध्यान मत देना लाइन पे, बस लिख के रखना। नेक्स्ट, ये एमसीक्यू बहुत पूछा गया है। फर्स्ट में रशिया रशिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू यूज द सोशल मेडिसिन। रशिया वाज द, या रूस वाज द फर्स्ट कंट्री हु यूज द सोशल मेडिसिन, ठीक है। नेक्स्ट, फ्री मेडिकल केयर बाय द गवर्नमेंट, फ्री मेडिकल केयर बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज ए स्टेट मेडिसिन, इज कॉल्ड, इसी मेडिसिन के अंदर लिखा है ना, फ्री मेडिकल केयर बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज ए स्टेट मेडिसिन। एंड जर्मनी वाज द फर्स्ट कंट्री, एंड जर्मनी वाज द फर्स्ट कंट्री हु इंट्रोड्यूस द कंपलसरी सिकनेस इंश्योरेंस। मतलब वहां पर आपको हेल्थ इंश्योरेंस या सिकनेस इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है वहां पे, कंपलसरी टू इलनेस इंश्योरेंस, याद रखना। नेक्स्ट लिखिए, चेंजिंग कॉन्सेप्ट इन पब्लिक हेल्थ। नेक्स्ट हेडिंग होगी, जो इस बार का एआईपीजीटी को क्वेश्चन आया था वो इसी से आया था, है ना, इसमें से चेंजिंग कॉन्सेप्ट इन पब्लिक हेल्थ, है ना। कई लोग कह रहे थे कि ये नया बहुत डीप जाके पूछ लिया, पर ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। चेंजिंग, जिसने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा ना पीएसएम की बुक का, वो इसको इजीली निकाल लेगा। चेंजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इन पब्लिक हेल्थ, इसके अंदर लिखेगा, इन द हिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ, इन द हिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ, हाँ पब्लिक हेल्थ की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम। इन द हिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ फोर डिस्टिंक्ट फेजेस आर डिमार्केटेड, फोर डिस्टिंक्ट फेजेस आर डिमार्केटेड, मतलब चार फेजेस में हमने डिवाइड किया है। जो लोगों ने इस बार का आईपीजीडी दिया होगा वो लोग इस क्वेश्चन का ध्यान में आ भी गया होगा। तो पहला है डिजीज कंट्रोल फेज, है ना, पहला आता है आपका डिजीज कंट्रोल फेज। नेक्स्ट है आपका हेल्थ प्रमोशन फेज, हेल्थ प्रमोशन फेज। थर्ड है आपका सोशल इंजीनियरिंग फेज, सोशल इंजीनियरिंग
फेज, एंड फोर्थ है आपका हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल फेज, हेल्थ फॉर ऑल फेज, जिसमें शायद अपन अभी चल रहे हैं, ऐसा बोल सकते हो आप। वैसे ये हो चुका है ना 1980 पे, पर अभी भी मतलब यही चल रहा है। जैसे कि आप 2023 की जो वर्ल्ड हेल्थ की थीम देखो, तो क्या थी? हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना। कई चीजें आपकी जनरल नॉलेज के बेसिस पे जो भी चल रहा है उसके बेसिस पे क्वेश्चन बनेंगे। तो हेल्थ फॉर ऑल फेज, पहला लिखिए डिजीज कंट्रोल फेज। इसमें होता क्या है? तो याद रखना ये 1880 से लेकर 1920 तक का फेज था। 1880 से लेकर 1920 तक का, जहां आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में सुना होगा, वो इसी फेज के अंदर हुआ था। ठीक है, डिजीज कंट्रोल फेज के अंदर। इट इज एम, इसका एम क्या है? इट इज एम एट ए मैंस फिजिकल एनवायरनमेंट, जैसे वाटर सप्लाई एंड सीवेज डिस्पोजल। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे थे, डिजीज कंट्रोल कैसे कैसे कर सकते हैं, उन सब चीजों पे फोकस करना है। जैसे कि वाटर सप्लाई सही होना चाहिए, एयर में पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, सीवेज का एक सिस्टम होना चाहिए, है ना। तो वहां पर हमने किस चीज पर फोकस किया था? डिजीज कंट्रोल फेज पर। ये कब से कब तक था? 1880 से 1920 तक। फिर नेक्स्ट पेज आया था हेल्थ प्रमोशन फेज, हेल्थ प्रमोशन फेज। ये था 1920 से लेके 1960 तक, 1920 से लेके 1960 तक। ठीक है, इसमें हमने हेल्थ को प्रमोशन किया था कि अच्छा एनीमिया किसकी वजह से हो रहा है? आयरन डेफिशिएंसी की वजह से। तो आयरन ज्यादा लो, पहले से ही उसको क्या कर रहे हैं, हेल्थ को प्रमोशन कर रहे हैं। थर्ड फेज लिखिए सोशल इंजीनियरिंग फेज, सोशल इंजीनियरिंग फेज। ये था अपना 1960 से लेके 1980 तक, 1980 तक, 1980 तक। और फोर्थ फेज है आपका हेल्थ फॉर ऑल फेज। ये है आपका 1980 से लेके 2000 तक, 1980 से लेके 2000 तक। अब सोशल इंजीनियरिंग फेज में लिखिएगा। अब देखिए क्या हुआ, हमने एक्यूट डिजीज के बर्डन को क्या कर दिया, थोड़े टाइम के लिए कम कर दिया। क्यों? क्योंकि हम डिजीज कंट्रोल फेज को पार करके आए और हेल्थ प्रमोशन को पार करके आए। तो जो अब सोशल में है ना, जो लाइफ है, उसमें क्या हो गया, जो डिजीज एक्यूट डिजीज का था वो हमने कंट्रोल कर लिया। ठीक है, तो एक्यूट इन्फेक्शन डिजीज बर्डन वर बी लार्जली अंडर द कंट्रोल। इसके अंदर लिखेगा सोशल इंजीनियरिंग फेज के अंदर, एक्यूट इन्फेक्शन डिजीजेस बर्डन वर लार्जली अंडर द कंट्रोल। ठीक है, बट अब इस टाइम पर, बट जो क्रोनिक डिजीज फेजेस हैं, जैसे कि आपका कैंसर, है ना, 1980s की बात, हम बात करें 1960 के और 1980s के बीच। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेज हैं, एल्कोहलिज्म है, ये सब चीजें क्या होने लगी, इंक्रीज होने लगी। ठीक है, तो रिस्क फॉर क्रोनिक इलनेस, जो डिजीज के नाम बताए हैं, बिगेन टू बिगेन टू सिग्निफिकेंट एमर्जिंग ऑफ पब्लिक इन दी पब्लिक। ठीक है, ये चीजें अब बढ़ने लगी। तो इस फेज में हमने क्या दिया, रिस्क फैक्टर के नाम दिए। इस सोशल इंजीनियरिंग फेज में हमने क्या दिए, रिस्क फैक्टर बताए। अच्छा, स्मोकिंग करने से आपको क्या हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है। इस चीज करने से आपको, टोबैको खाने से कैंसर हो सकता है। तो हमने यहाँ पर रिस्क फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया। तो सोशल इंजीनियरिंग फेज में हमने क्या लाए थे, रिस्क फैक्टर को लेके आए थे, हर चीज के रिस्क फैक्टर के बारे में बात की थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हेल्थ फॉर ऑल फेज, हेल्थ फॉर ऑल फेज। इसके अंदर लिखिएगा 1980 टू 200, सॉरी 2000, अटेनमेंट ऑफ ए लेवल ऑफ हेल्थ, attainment of a level of health that will be permit them to lead a social and economical productivity of life by 2000। इसमें हमने कहा था कि हम सोशली और इकोनॉमिकली क्या करेंगे, जो पॉपुलेशन है, जो भी पर्सन है, उनको क्या करेंगे, उठाएंगे, है ना, उनको, उनका जो सोशल लेवल है और इकोनॉमिकल लेवल को इंक्रीज करेंगे, उनको प्यूबर्टी से, सॉरी, उससे गरीबी से बाहर निकालेंगे, पॉवर्टी से बाहर निकालेंगे।
ना, पॉवर्टी वर्ड है वो, मेरे से गलती से प्यूबर्टी भूल गया, याद रख। क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग, फेमस पब्लिक हेल्थ पर्सनालिटी। पब्लिक हेल्थ पर्सनालिटी है ना, लास्ट है ये टॉपिक। इसके बाद बस 10 मिनट और लूंगा। तो पहले पब्लिक हेल्थ पर्सनालिटी में हमने एडवर्ड जेनर के बारे में लिख लिया था, तो मैं उनको नहीं लिखवा रहा हूँ। दूसरा जॉन स्नो के बारे में भी लिख लिया था, है ना, जॉन स्नो ने फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं, तो इनको भी नहीं लिखवा रहा मैं। इसके बाद सर एडविन चैडविक, इनके बारे में भी लिखवा दिया है ना, तो इनका भी याद रखना। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, पब्लिक हेल्थ एक्ट पास करवाया था। नेक्स्ट है कैंट जेम्स लिन, इनके बारे में भी, कैप्टन जेम्स लिन, ये नेवल सर्जन थे, है ना, मतलब ये नेवी में थे, और वहां पे इन्होंने 12 सेलर्स पर अपना क्या दिया था, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन किया था ना। तो इनके लिए क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन वर्ड भी यूज किया था, कि फर्स्ट टाइम जो क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन किसने दिया था। ठीक है, तो वो आपके कैप्टन जेम्स लिन थे, है ना। इनको इस नाम से भी जाना जाता है, फर्स्ट क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी की थी इन्होंने। अगर कोई पूछे फर्स्ट क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी किसने की थी, तो वहां पर आपका नाम आएगा सर जेम्स लिन। याद रखना है ना, ये रटने वाला है सब कुछ। नेक्स्ट लुईस पास्चर। लुईस पास्चर वही पर्सन थे जिन्होंने थ्योरी, जर्म थ्योरी दी थी। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन इन्होंने ही दी थी कोलेरा के लिए, है ना। ठीक है, फर्स्ट लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन फॉर कोलेरा। और इन्होंने वैक्सीन किसके लिए दी थी, एंथ्रेक्स के लिए वैक्सीन दी थी। एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स क्या होता है, मैंने इसका अपने यूट्यूब पर एक एंथ्रासाइनम मेडिसिन पढ़ाई है, उसमें इसका पूरा बताया हुआ है कि एंथ्रेक्स कैसे होता है, कहाँ से होता है, जूनोटिक डिजीज है क्या है, सब कुछ उसमें बताया हुआ है ना। और रेबीज की वैक्सीन, रेबीज की वैक्सीन भी आपके किसने दी थी, लुईस पास्चर ने। ठीक है, इसे फादर ऑफ जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज के नाम से भी जानते हैं, फादर ऑफ जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच। ठीक है, रॉबर्ट कोच ने फर्स्ट टाइम एंथ्रेक्स को खोजा था, एंथ्रेक्स स्पोर की खोज की थी 1876 में। याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। एंथ्रेक्स वैक्सीन किसने दी थी, आपके लुईस पास्चर ने। लेकिन एंथ्रेक्स स्पोर को जो सबसे पहले खोजा था, वो किसने खोजा था, रॉबर्ट कोच ने। ठीक है, याद रखना ये डिफरेंस है। ठीक है, लिखिएगा इसके बारे में, मतलब इनके बारे में लिखिएगा। ही डिस्कवर्ड द डोरमेंट स्टेज ऑफ द पैथोजन। It discovered the dormant state of pathogen, anthrax spore, ठीक है, and unexplained chain of infection, ये इन्होंने दिए था। नेक्स्ट, एक चीज याद रखना है, इनका नेक्स्ट पॉइंट लिखे हैं, रॉबर्ट कोच वाज द फर्स्ट टू प्रूव दैट ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाज द कॉज ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। रॉबर्ट कोच वो पहले थे जिन्होंने क्या बोला था, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज को कॉज करते हैं। ठीक है, रॉबर्ट कोच ही थे जिन्होंने क्या दिया था, इसके अलावा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलिनम के बारे में बताया था, विब्रियो कोलेरी के बारे में बताया था, क्लोस्ट्रिडियम डिप्थीरिया के बारे में बताया था, और आपका साल्मोनेला टाइफी के बारे में बताया था। चारों याद रखना। रॉबर्ट कोच ही वो पर्सन थे जिन्होंने अपनी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलिनम, विब्रियो कोलेरियाई और क्लोस्ट्रिडियम डिप्थीरिया और, ठीक है, और साल्मोनेला टाइफी के बारे में बताया था। एक चीज और याद रखना, पहले वाले में लिख सकते हो, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी लुईस पास्चर को बोला जाता है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। नेक्स्ट लाइन, एक कंडीशन आते है ना, वेक्टर बोर्न डिजीज, जैसे मच्छर से जो बीमारियां होती है ना, मान लो वेक्टर। तो फर्स्ट टाइम वेक्टर बोर्न डिजीज का किसने बताया था, मैक्स सन ने, MAXSON।
मैक्सन वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने क्या बताया था कि जो ये वेक्टर्स भी क्या कर सकते हैं, ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज, मैक्सन। नेक्स्ट लाइन, स्पेलिंग क्या है सर इनकी? MAXSON, मैक्सन, एक्सेल। MAXSON, मैक्सन। इसके नीचे लिख, मतलब इनके बारे में लिख लो, मॉस्किटोस ट्रांसमिटेड द डिजीज। इन्होंने ये भी बोला था कि जो मॉस्किटो है वो भी क्या करते हैं, ट्रांसमिटेड द डिजीज। इन्हीं के साथ में जस्ट एक और हेडिंग डाल लो नीचे की तरफ, मतलब जस्ट एक, रोनाल्ड रोज, रोनाल्ड रोज, रोनाल्ड रोज, RONALD, ROSE, रोनाल्ड रोज। देखिए लाल है, रोज में जैसा नाम है, रोज कैसा होता है, रेड। ठीक है, तो ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने क्या होता है, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट के बारे में बताया था। लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट। तो लाइफ, जो मलेरिया पैरासाइट का लाइफ साइकिल है वो कहाँ होता है, आधा मच्छर में आधा ह्यूमन में, ह्यूमन में भी कहाँ, RBC में। तो रोनाल्ड रोज, सब RR से है ना, याद रखना, RBC, रोनाल्ड रोज। ठीक है, क्या हो गया? लगाए हेलो, गए। हम्म, क्लियर। नेक्स्ट, हाँ हम क्या देख रहे थे, रॉबर्ट कोच के बाद लिखिए आप जोसेफ लिस्टर। स्पेलिंग लिख रहा हूँ मैं, जोसेफ अरे लिस्टर। रोनाल्ड रोज बताया अभी लास्ट। रोनाल्ड हाँ रोज। रोनाल्ड रोज, रोनाल्ड रोज पर्सन थे जिन्होंने लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो दिया था। ठीक है, इन दी, सॉरी, मलेरिया का लाइफ, मलेरिया पैरासाइट का था ना, लाइफ साइकिल बताया था। मलेरिया साइट, जो मलेरिया पैरासाइट है वो क्या होता है, आपने पढ़ा होगा ना, दो टाइप इसका जो लाइफ साइकिल होता है, दो चीजों में होता है, एक तो ह्यूमन में भी होता है और एक मॉस्किटो में भी होता है। तो इन्होंने दोनों के बारे में बताया था, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट के बारे में बताया था। ठीक है, रोनाल्ड रोज ने। क्लियर। और वेक्टर बोर्न डिजीज के बारे में किसने बताया था, मैक्सन ने। मैक्सन, दोनों पॉइंट अलग अलग है, अलग अलग याद रखना है ना, एक जगह लिखा दिया कि ये अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, बहुत पहले इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते थे है ना, अभी तो थोड़ा सा कम हो गया है। बट अभी भी आपने क्वेश्चन देखा ना, उसी ने बीच में से उठाया वो, तो उसमें आपको लोगों को पता है ना क्या क्वेश्चन आंसर उसका क्या था, अभी जो MCQ बात की थी, जो AIPGD 2025 में पूछा गया है। ठीक है, वो अभी चारों का ना, एक एक सेकंड में बता ही देता हूँ क्या क्वेश्चन था वो। अरेंज द फॉलोइंग फेज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ इन असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉर अर्लीस्ट टू लेटेस्ट, अर्लीस्ट टू लेटर। तो आपका पहला आंसर, पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मतलब पहला ऑप्शन में क्या आएगा आंसर में, पहले सबसे पहले क्या आता है आपका, डिजीज कंट्रोल फेज था। ठीक है ना, मीन्स, है ना, उसके बाद आपका कौन सा ऑप्शन आएगा, डिजीज कंट्रोल के बाद में हेल्थ प्रमोशन फेज, सोशल इंजीनियरिंग फेज, और लास्ट में हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, तो इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा था, तो कई लोगों से नहीं बना ये आंसर ना, मेरे पास भी फोन आया था, लेकिन इसका दिया हुआ है आंसर। तो ये कब आया था आपका, 1880 से 1920 के बीच था, सबसे पहले यही आया था। फिर 1920 में हेल्थ प्रमोशन 1920 से 1960 तक चला था। फिर सोशल वाला आपका 1960 से लेके 1980 तक। ठीक है, और 1980 से 2000 तक आपका फोर्थ नंबर का चला था, हेल्थ फॉर ऑल। क्लियर। हाँ, नेक्स्ट ऑप्शन, जोसेफ, जोसेफ लिस्टर, जोसेफ लिस्टर। इन्होंने क्या दिया था, हेल्प इंट्रोड्यूस दी, मतलब जो जर्म थ्योरी आई थी उसमें इन्होंने हेल्प की थी।
तो helped introduced by the germ theory in the germ theory and led to foundation of use of antiseptics in the practice of medicine and surgery। तो आज हम जो एंटीसेप्टिक्स यूज कर रहे हैं सर्जरी में, या जब भी चोट लग जाती है उसके बाद आप एंटीसेप्टिक डिटॉल लगा लेते हो तुरंत, है ना। तो वो सबसे पहले किसने कॉन्सेप्ट दिया था? जोसेफ लिस्टर ने। जोसेफ लिस्टर ने। सर एंटीसेप्टिक नेक्स्ट, पहले क्या बताया था आपने? इंट्रोड्यूस हेल्थ जर्म थ्योरी थी ना, जर्म थ्योरी, उसमें हेल्प की थी इन्होंने, हेल्प इन जर्म थ्योरी। जर्म थ्योरी किसने दी थी? कॉन्सेप्ट ऑफ जर्म थ्योरी अभी बताया था ना, लुईस पास्चर ने, है ना। तो उसी में हेल्प की थी जोसेफ लिस्टर ने, और इन्होंने अपना एंटीसेप्टिक का कॉन्सेप्ट भी दिया था ना, एंटीसेप्टिक जो आज हम बहुत धड़ल्ले से यूज करते हैं। ठीक है, हर सर्जरी के बाद या कभी भी चोट लग जाती है उसमें भी यूज होता है ना, डिटोल तुरंत लगा देते हैं ना। या चार्ल्स एडवर्ड। नेक्स्ट लिखिए, आपको पब्लिक हेल्थ की डेफिनेशन पता हो या ना हो, पर इनका नाम पता होना चाहिए, जो नेक्स्ट नाम बता रहा हूं। चार्ल्स एडवर्ड ए विंस्लो। चार्ल्स एडवर्ड ए विंस्लो। हाँ, विंस्लो। ठीक है, इन्होंने क्या दी थी? डेफिनेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ दी थी, डेफिनेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ। क्लियर। नेक्स्ट लिखिए, जोनेस सॉल्क। सॉल्क ने क्या दिया था, किसी को पता है? पोलियो वैक्सीन के बारे में पढ़ा होगा ना। नाम लिखिए पहले, जोनस सॉल्क। डेवलप्ड द वैक्सीन फॉर पोलियो। कई बार पूछा जा चुका है, कई एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि आपके इसी में पूछा गया हो, या कम्युनिटी मेडिसिन में पूछेंगे या एआईपीजी में। बहुत सारे एग्जाम है ना, बहुत सारे, आईएएस से लेकर यूपीएससी से लेकर बहुत सारे एग्जाम है। जोनस सॉल के बारे में बताया गया है। डेवलप द वैक्सीन फॉर पोलियो। ठीक है, इन्होंने जो वैक्सीन खोजी थी वो किल्ड वैक्सीन थी। जब मैं वैक्सीन पढ़ाऊंगा और पोलियो वैक्सीन पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा, अभी तो बस ये टर्म याद रखो, किल्ड वैक्सीन है। देखिए, इंडिया ने इसको अपन ने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, ये बहुत प्राउडली मूवमेंट है अपने लिए, देखा जाए तो। ठीक है, इससे क्या हो रहा था, कई जो मेल थे, फीमेल थी, उनका पूरा जीवन खराब हो रहा था, है ना। क्या हो रहा था? लास्ट केस ऑफ, इसके बारे में लिखिए, इंडिया के बारे में बता रहा हूँ इसका। लास्ट केस ऑफ पोलियो इज रिपोर्टेड इन इंडिया इन 2011। अपने यहाँ पे पोलियो का लास्ट केस कब रिपोर्टेड हुआ था? 2011 में। ठीक है, एंड बट 2014 इंडिया इज डिक्लेयर्ड फ्री फ्रॉम दी पोलियो। डब्ल्यूएचओ ने इंडिया को फ्री फ्रॉम पोलियो कर दिया था 2014 में। ठीक है, और अभी आफ्टर दी 11 ईयर, अभी 11 साल हो गए। ठीक है, अभी तक भी क्या है, कोई भी आपका केस का, पोलियो का केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है, पूछा जा सकता है, याद रखना। 2014 में इंडिया इज फ्री डिक्लेयर फ्रॉम पोलियो। तो ये कहानी है। अब देखिए थोड़ा सा इसको, और कम्युनिटी मेडिसिन है, अब अपनी कम्युनिटी मेडिसिन पे आएंगे अपन। तो कम्युनिटी मेडिसिन 3 चीजों से मिलके बनी है, ये थ्रू आउट दी, उसमें याद रखना। एक तो पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ। ठीक है, दूसरा प्रिवेंटिव हेल्थ या प्रिवेंटिव मेडिसिन, प्रिवेंटिव, और एक सोशल मेडिसिन, सोशल मेडिसिन। अपनी 3 चीजों से मिलकर बनी होती है
कम्युनिटी मेडिसिन। ठीक है, तो आप जब भी अपन कुछ भी करते हैं पूरे दिन भर में 24 आवर की एक्टिविटी में कहीं ना कहीं कम्युनिटी मेडिसिन आपके साथ होती है। जैसे मटेरिया मेडिका साथ होती है ना उठते बैठते, वैसे ही आपकी कम्युनिटी मेडिसिन साथ होती है ना। अब मैंने सोशल मेडिसिन के बारे में ये तो बता दिया था कि किसने दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मेडिसिन, लेकिन कौन जो टर्म जो सोशल मेडिसिन दिया था, सोशल मेडिसिन टर्म दिया है, ये किसने दिया है? नाम लिखना, जूल्स गुएरियन। जूल्स, Gules। और ये याद रखना, मैं ऐसे पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, या एग्जाम में नहीं पूछे ना तो जो 4 ऑप्शन दिए होंगे ना उसमें किसी ना किसी एक का पार्ट होंगे ये। जब आप एमसीक्यू सोल्व करोगे तब आपको पता चलेगी ये बात। तो ये वहीं से उठाए मैंने पॉइंट्स, ऐसा नहीं है कि अलग से कहीं किताबों में लिखे थे तो उस किताब से कॉपी कर लिया। ये एमसीक्यू से उठाए हुए पॉइंट्स हैं जो मैं लास्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, जूल्स गुएरियन, जिल्स गुएरियन ने सोशल मेडिसिन वर्ड दिया था। क्लियर? नेक्स्ट लिखिए, थ्योरी ऑफ वेब ऑफ पोजीशन। थ्योरी ऑफ वेब ऑफ पोजीशन मतलब ये एक बीमारी, मान लो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ट्यूबरकुलोसिस है ना। ट्यूबरकुलोसिस का केवल एक केस ये नहीं होता है कि केवल बैक्टीरिया के हम संपर्क में आ गए और हमें ट्यूबरकुलोसिस हो गया। ठीक है, बहुत सारी कंडीशन है ना उसके लिए ट्यूबरकुलोसिस होने के लिए। ठीक है, पर्सन लीन थीन है, न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है, बहुत सारी चीजें नहीं है ना। ठीक है, या आसपास का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, कंटामिनेशन बहुत ज्यादा है, दूध वहां पर मतलब मान लीजिए अगर किसी को कुछ भी हो है ना, तो वहां पर अभी इस बात पे आ नहीं रहा हूँ पर ठीक है, जब ट्यूबरकुलोसिस पढ़ाऊंगा तो इस चीज को मैं फिर से समझाऊंगा। तो लिखना, थ्योरी ऑफ वेब ऑफ पोजीशन किसने दी थी? तो थ्योरी ऑफ वेब ऑफ पोजीशन दिया था अपना मैकमोहन एंड पग ने। मैकमोहन, मोहन एंड पग, PUGH। एक चीज याद रखना, अभी तक जितनी भी थ्योरीज आई हैं उनमें सबसे ज्यादा जो वैलिड माना गया है उसको वेब पोजीशन थ्योरी को माना गया है। मैकमोहन पग ने, जितनी भी एम्स में स्टडीज होती हैं ज्यादातर स्टडीज वो इस वेब ऑफ पोजीशन के बेसिस पे ही डिजीज को डिफाइन किया जाता है। जैसे डायबिटीज, मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, डायबिटीज ऐसे थोड़ी ना होता है कि पहले दिन ही क्या हो गया पेशेंट को, इंसुलिन की कमी हो गई है ना, जो बेसिकली सबसे ज्यादा देखने को मिलती है टाइप 2 डायबिटीज। मान लीजिए कोई पर्सन है, वेब ऑफ पोजीशन में यही बताया कि कोई पर्सन है जिसने बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया है। स्ट्रेस लेता है, सबसे पहले मेन आता है स्ट्रेस। ठीक है, जब आप स्ट्रेस लेते हो तो साथ में दो चीज लेके आते हो, एक स्मोकिंग, एक अल्कोहल। ऐसा नहीं कि सुबह से किसी से लड़ाई हो गई स्ट्रेस हो गया, इस स्ट्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस होते हैं। तो कई बार क्या होते हैं, पर्सन जब पढ़ाई का स्ट्रेस है, कई लोगों में कुछ और स्ट्रेस होता है तो वो कहाँ चले जाते हैं, स्मोकिंग और अल्कोहल। और जब आपके साथ स्मोकिंग अल्कोहल बहुत ज्यादा होने लगता है तो क्या होता है, लेक ऑफ एक्सरसाइज होने लगती है, या बहुत ज्यादा आप स्ट्रेस में हो, बहुत ज्यादा कोई वैसा काम कर रहे हो, लेक ऑफ एक्सरसाइज जब होगी तो आपका खाना पीना भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है। ठीक है, ये चेंज खाना हो जाएगा अल्कोहल और स्मोकिंग की वजह से। और नॉर्मली क्या होता है, पेशेंट लैक ऑफ एक्सरसाइज, तो धीरे 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 जाके मान लो आगे जाके उसको क्या बन जाएगा, डायबिटीज। ठीक है, तो ये एक वेब ऑफ पोजीशन दिया है उन्होंने कि एक ऐसा नहीं कि केवल डायबिटीज एक फैक्टर, मतलब डायबिटीज होने के लिए एक फैक्टर चाहिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस चाहिए, उससे पहले भी बहुत सारी कंडीशन होती हैं जो क्या करती हैं, एक डिजीज को प्रोड्यूस करती है, हाइपरटेंशन प्रोड्यूस करती है ना। यही चीजें हैं, ये हाइपरटेंशन में भी आ जाएंगी। तो ये थ्योरी किसने दी थी, मैकमोहन एंड पग ने, जो अभी तक रिसेंटली ये सबसे वैलिड है ना, इसको वैलिड थ्योरी, अभी तक की सबसे वैलिड थ्योरी है। नेक्स्ट लिखिए, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी।
स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी ये किसने दी थी? तो एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल ने क्या दिया था? स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी के बारे में बताया था। नेक्स्ट, मल्टीफैक्टोरल थ्योरी या मल्टीफैक्टोरल कॉजेशन ऑफ डिजीज। मल्टीफैक्टोरल कॉजेशन ऑफ डिजीज ये किसने दिया था? तो ये पैटन कॉफर ने। पैटन कॉफर ने। थ्योरी ऑफ मल्टीफैक्टोरल कॉजेशन गिवन बाय द पैटन। हाँ, PATTEN, पैटन कॉपर। मतलब जो डिजीज होती है उसके कई मल्टीफैक्टोरल कोज होते हैं। मल्टीफैक्टोरल कोज होते हैं एक बीमारी होने के। क्लियर? नेक्स्ट, ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, पर मैं इसमें थोड़ा सा एक और चीज ऐड करा रहा हूँ। हाँ, और ये याद रखना, जो सोशलाइज फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस मतलब इम्प्लीमेंट ऑफ सोशल मेडिसिन दैट इज द रसिया। ये पूछा जा चुका है। अब इम्पोर्टेंट डेज की बात कर लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो सोशल मेडिसिन या प्रिवेंटिव मेडिसिन से रिलेटेड है। फिर उसके बाद आपका ये खत्म हो जाएगा। ये इसका है नहीं अलग से, बट मैं इसमें ही करवा दे रहा हूँ क्योंकि पता नहीं बाद में टाइम मिला नहीं ना। तो लिखिए, मंथ वाइज चलेंगे अपन। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे। तो जनवरी में कौन कौन से डेज आते हैं जो हेल्थ से रिलेटेड होते हैं वो लिखिए। तो जनवरी में 30 जनवरी। 30 जनवरी। देखना आप लोगों को कोई बर्थडे वगैरह तो नहीं है इस दिन किसी का, मतलब जनवरी से लेके दिसंबर के बीच अगर कोई डेट पे बर्थडे हो तो बता देना, बाकी लोगों को याद हो जाएगा। तो 30 जनवरी को हम मनाते हैं एंटी लेप्रोसी डे। एंटी लेप्रोसी डे 30 जनवरी। अब फेब का, फरवरी का मंथ। फेब में देखो तो 4 फेब को, 4 फेब वर्ल्ड कैंसर डे। वर्ल्ड कैंसर डे। नेक्स्ट 10 फेब। 10 फेब को हम मनाते हैं नेशनल डी वार्मिंग डे, है ना? नेशनल डी वार्मिंग डे। नेक्स्ट मार्च। बहुत एमसीक्यू आते हैं इससे ज्यादा। 8 मार्च को क्या होता है, मतलब क्या होता है, कोई वीमेंस बताएगा? हाँ, वीमेंस इंटरनेशनल वुमेन्स डे। ठीक है, मार्च में। नेक्स्ट 15 मार्च, 15 मार्च को वर्ल्ड डिसेबल डे। 15 मार्च वर्ल्ड डिसेबल डे। नेक्स्ट 24 मार्च, 24 मार्च एंटी एंटी टीबी डे। 24 मार्च को मनाते हैं एंटी टीबी डे। क्लियर? तो ये मार्च के। नेक्स्ट अप्रैल में आइए। अप्रैल में क्या हो जाएगा? मार्च में देखो, सबसे पहले तो अपन ने 8 मार्च को क्या मनाया है? इंटरनेशनल वुमेन डे। फिर हमने 15 मार्च को क्या मनाया था? वो वर्ल्ड इंटरनेशनल डिसेबल डे। डिसेबल हाँ, वर्ल्ड वर्ल्ड डिसेबल डे। वर्ड पे ध्यान देना, वर्ल्ड डिसेबल डे। और 24 मार्च को मनाया एंटी टीबी डे। ठीक है, अगर एंटी लेप्रोसी डे बोले तो कब मनाया अपन ने? 30 जन। 30 जनवरी। ठीक है, याद रखना क्योंकि कई बार कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए बता दिए। नेक्स्ट अप्रैल में आ जाओ। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग?
नहीं। नेक्स्ट अप्रैल में तो क्या लिखूं सबसे पहले? 7 अप्रैल क्या आएगा? क्या क्या आएगा? वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है। और इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। थीम देख लेना, आप जब एग्जाम दोगे तो वो 2026 हो जाएगा, और अप्रैल के बाद आपका एग्जाम होगा, या अप्रैल के मंथ में जब भी हो, तो थीम, तब तक इसकी थीम आ जाएगी। पर मैं अभी 2025 की थीम बता दे रहा हूँ। थीम से पूछ लेते हैं कई बार। हेल्थी बिगिनिंग्स एंड होपफुल फ्यूचर। इस बार की थीम थी हेल्थी बिगिनिंग्स एंड होपफुल फ्यूचर। देखिए, इससे कई बार इसके आसपास से क्वेश्चन बन जाता है। जैसे मैंने 2023 का बताया था हेल्थ फॉर ऑल, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया अभी, है ना, जो मैंने अभी बताया था, इसका वो अरेंजमेंट पूछना। सेम यही किसके लिए दिया गया था, हेल्थी बिगिनिंग एंड होपफुल फ्यूचर, ये दिया मैटरनल एंड चाइल्ड के लिए। मैटरनल एंड चाइल्ड के से रिलेटेड थीम है ये भी याद रखना। जो लोग यूपीपीएससी या यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जरूरी है। ठीक है। इसमें क्या है, इसमें प्रिवेंट द मैटरनल एंड न्यूबॉर्न डेथ को हम प्रिवेंट कैसे करें, इस चीज पे फोकस किया गया है। ठीक है। यह पोस्ट नेटल हेल्थ के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है, पोस्ट नेटल हेल्थ के ऊपर हमने यहाँ पे बहुत फोकस किया है, तो याद रखना ये किससे रिलेटेड है। 7 अप्रैल। अप्रैल में आओ, अप्रैल में ही चल रहे हैं हम। 25 अप्रैल, यानी 25 अप्रैल। 25 अप्रैल, किसी का बर्थडे तो नहीं है अभी तक इसमें? वर्ल्ड मलेरिया डे। वर्ल्ड मलेरिया डे। नेक्स्ट मई में आ जाते हैं ना, मई। नो टोबैको डे। 31 मार्च, सॉरी 31 मई। नो टोबैको डे। याद रखना ना, नो टोबैको डे। उसके बाद अप्रैल के बाद, सॉरी मई के बाद, ये ना मई हो गया आपका, अप्रैल हो गया। उसके बाद 5 जून, ये तो आप लोग बता दोगे क्या होता है 5 जून को। वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे। वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे। और 21 जून को योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे। ठीक है। इसकी थीम देख लेना, इस बार की क्या थीम थी इंटरनेशनल योगा डे की, जो लोग यूपीपीएससी या वैसे पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए ना। और बस जो एआईपीजीटी कर रहे हैं वो लोग भी देख लेना। नेक्स्ट जून के बाद जुलाई। तो 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, जनसंख्या दिवस। कितनी है अभी इस टाइम पे वर्ल्ड की पॉपुलेशन? मैंने बताया था एक लेक्चर में। नेक्स्ट आ जाते हैं हम नवंबर में। नवंबर में 14 नवंबर, कौन सा दिवस होता है इस दिन? चिल्ड्रंस डे। लेकिन अपना ये नहीं है ना, इसको याद रखने के लिए बता रहा हूँ। 14 नवंबर को होता है वर्ल्ड डायबिटीज डे। वर्ल्ड डायबिटीज डे। और आप भी इसमें अपने ऐड ऑन कर सकते हो, जो जो आपको डे लग रहे हैं कि आप याद रख पाओगे, वो ऐड कर लेना। और एक और छूट गया अपना 10 नवंबर को। 10 नवंबर का याद रखना, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन डे। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन डे। क्लियर?
अब एक हम वीक्स देख लेते हैं, कुछ वीक्स भी हैं कोर्स में। वीक्स, 1 से 8 अगस्त, 1 से 8 अगस्त, कोई बताना चाहेगा इसको? या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त इज वर्ल्ड ब्रीज फीडिंग वीक, इसे हम बोलते हैं वर्ल्ड ब्रीज फीडिंग वीक। ठीक है, नेक्स्ट मंथ की बात करते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको मलेरिया के बारे में, या एक चीज और याद रखो, इंटरनेशनल लिटरेसी डे। इंटरनेशनल, पहले ये बता रहा हूँ ना, फिर उसके बाद में बताऊंगा। इंटरनेशनल लिटरेसी डे ये मनाते हैं हम 8 सितंबर को, यानी कि कल। कल ही है ना? हाँ, कल आपका इंटरनेशनल लिटरेसी डे है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ मलेरिया स्पेसिफिक। मलेरिया, मलेरिया का याद रखना, इसका डे भी है, इसका मंथ भी है, इंटरनेशनल और इस लिटरेसी डे कब है? कल 8 सितंबर को। ये 8 सेकंड। 8 सितंबर, जैसे 8 मार्च को क्या था? इंटरनेशनल वुमेन्स डे था। ठीक है, वैसे ही 8 सितंबर को आपका लिटरेसी डे है। तो कोरिलेशन कर लेना कि अब तो खैर इक्वलिटी आ गई है, बट पहले क्या होता था, कंपेयर टू मेल फीमेल की लिटरेसी रेट कम होती थी, है ना? दोनों 8 8 को याद रख लेना। अब मलेरिया स्पेसिफिक मैं बता रहा हूँ, मलेरिया से रिलेटेड। तो मलेरिया डे हमने कब बताया था? मलेरिया डे अप्रैल महीने में बताया था, 25 अप्रैल। ठीक है, 25 अप्रैल को अपना क्या था? वर्ल्ड मलेरिया डे। क्लियर? ऐसे ही सीक्वेंस में चलेगा। अप्रैल, अप्रैल के बाद क्या आता है? मई। इसमें आएगा आपका 1 से 7 मई, या फर्स्ट वीक ऑफ मई इज वर्ल्ड, इसको लिखे एंटी मलेरियल वीक के नाम से जानते हैं इसको, एंटी मलेरियल वीक। उसके बाद जून लिखिए, जून, 1 से 30 जून, या ए मंथ ऑफ जून is related with anti malarial month, एंटी मलेरियल मंथ। अब आप अपने एमसीक्यूज पूछ सकते हो, या कोई भी क्वेश्चन जो आपको नहीं समझ में आया वो पूछ लेना। आज का लेक्चर यहीं तक है। बोर्ड से हो गया था ये।